चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने आर्गुमेंट्स पढ़े थे, मल्टीपल आर्गुमेंट्स देखे थे कि हम किस तरीके से जब आर्गुमेंट्स हमें लेना होता है, यूज़र अगर फंक्शन हम बना रहे हैं और अगर हमारे फंक्शन में सिर्फ 2 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यूज़र से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मोर देन 2 पैरामीटर्स पास करेगा या मोर देन 2 आर्गुमेंट्स देगा, तो हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमने उसको देखा था सिंगल स्टैटिक का यूज़ करते हुए हम अपने जितने भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसको इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक जल्दी से उसका रिकैप देख लें। क्या किया था मैंने कहा था भाई एक फ़ंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसको नाम दे देता हूँ मैं ऐड नंबर्स का, ठीक है, या मल्टीप्लाई नंबर्स, कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 पैरामीटर्स लिखे। लेट सपोज पहला पैरामीटर का नाम है num1 और सेकंड पैरामीटर का नाम क्या है num2, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई यूज़र जो है ना वो मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है, ठीक है। सपोज़ कर लें कि भाई हो सकता है यूज़र क्या करे, फंक्शन को 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे दे। तो हमने देखा था हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं। हमने कहा था हम उसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, सिंगल स्टेरिस का यूज़ करेंगे और उसके आगे कोई भी पैरामीटर का नाम लिख देंगे, ठीक है। बेटर ये था कि हमने कहा था भाई ARGS, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की शॉर्टकट लिखने ARGS। अगर आप चाहें तो इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स के अलावा, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट होगा ना, जब यूज़र 2 वैल्यूज़ देगा तो पहली वैल्यू किस में आएगी, num1 में आएगी, और सेकंड वैल्यू किस में आएगी, num2 में आएगी। लेकिन 2 वैल्यूज़ के अलावा यूज़र जितने भी नंबर्स इंटर करे वो सब के सब किस में आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे, ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट्स वाले पैरामीटर में आएंगे। और ये जो ARGS वाला पैरामीटर है इसकी डेटा टाइप क्या होती है भाई, ये जो ARGS वाला पैरामीटर टपल होता है, ठीक है, टपल करके लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक नज़र पहले आप लोगों को। मैं प्रिंट करता हूँ और प्रिंट करके मैं आपको बोलता हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स शो करा दो, ठीक है। इस सेल को शो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, फंक्शन कॉल करता हूँ ऐड नंबर्स का, ठीक है। और लेट सपोज मैं यहाँ पे 5 to 6 नंबर्स दे देता हूँ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा सिर्फ 2 जो है और 3, सिर्फ ये 2 नंबर्स मेरे पास कहाँ पर जाएंगे, num1 में जाएंगे और num2 में जाएंगे। मैं नंबर num2 को प्रिंट कर लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ num1, ठीक है, और अगली लाइन पे लिख लेता हूँ num2। तो हम देखेंगे कि क्या होगा भाई, ये जो मेरा 2 लिखा हुआ है ये किस में आ जाएगा, num1 में आ जाएगा। ये 3 जो लिखा हुआ है किस में आ जाएगा, num2 में आ जाएगा। और इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब 4 से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब किस में आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट हमें किस तरह मिलेगा, टपल करके मिलेगा। तो इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ। तो देखें भाई क्या हुआ, num1 की जगह कौन आया, 2 आया सॉरी, num2 की जगह कौन आया, 3 आया, ठीक है। और इस आर्ग्यूमेंट के अंदर कौन कौन से नंबर्स आए, 4 से लेके 7 तक नंबर्स आ गए, ठीक है। तो समझाने का मतलब ये है कि भाई हमने जितने पैरामीटर्स लिखे हुए होंगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स जब पास करेंगे सबसे पहले तो वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, उन पैरामीटर्स में जाकर सेव होंगे, ठीक है, उन पैरामीटर्स में जाकर सेव होंगे। और जब हमारे पास नॉर्मल पैरामीटर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो किस में जाके सेव होंगे, हमारे नंबर्स इस वाले आर्ग्यूमेंट्स में या इस वाले आर्ग्यूमेंट्स वाले पैरामीटर में जाकर हमारे नंबर फर्दर सेव होंगे। और आप सब लोग देख लेंगे टाइप इसकी किस तरह आ रही है भाई, टपल करके आ रही है। किस तरह आ रही है, टपल आ रही है। अब मैंने ये कहा था कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इन तमाम नंबर्स को सम करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल करके, जिसको मैं 0 बोल देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ टोटल इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई पहले तो मेरा टोटल नाम
आपका एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर क्या सेव किया हुआ है मैंने, 0 सेव किया हुआ है। लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट टाइम मैंने कहा भाई num1 में जो भी वैल्यू आ रही है और num2 में भी जो वैल्यू आ रही है उसको सम करो और सम करके किस में स्टोर कर दो, टोटल वेरिएबल में स्टोर कर दो। सही है, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स में भी जो नंबर आ रहे हैं वो भी मेरे टोटल वाले वेरिएबल में क्या हो जाए, सेव हो जाए, उसमें जाकर सम हो जाए। ठीक है, तो इसका हमने क्या तरीका देखा था भाई, किस तरह से निकालेंगे हम, किस तरह से अनपैक करेंगे इसके नंबर्स को, लूप लगाकर। ठीक है, किस तरह करेंगे, लूप लगाएंगे हम आर्गुमेंट पर। भाई आप लोग देखें कि आर्गुमेंट्स जो है वो किस तरह मिल रहा है, मुझे टपल के अंदर मिल रहा है इस तरह करके। तो अगर मैं इस आर्गुमेंट वाले पैरामीटर पे लूप लगा दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे बारी बारी नंबर्स मिलेंगे और उस नंबर को मैं दोबारा किस में सम कर दूंगा, टोटल में ले जाकर सम कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के बाद आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ for num in args, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट्स। और क्या करूँगा भाई, मैं टोटल लिख के क्या करूँगा जी, टोटल लिख कर क्या करूँगा, टोटल में सम करवाना है मुझे तमाम नंबर्स को जो मैं टपल से गेट कर रहा हूँ। टोटल प्लस नम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो हम देखते आ रहे हैं, शॉर्टकट, टोटल प्लस इक्वल्स टू नम। सही है, ये समझ आ रहा है सबको। क्या होगा जब मैंने लूप चलाया, देखें आर्गुमेंट्स में मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, पूरी टपल मौजूद है। जब मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ तो क्या होगा, नम बारी बारी इस टपल में से नंबर्स लेकर आएगा। पहली मर्तबा लूप चलेगा तो नम में क्या वैल्यू आएगी भाई, 4। ठीक है, और उस 4 को मैंने क्या किया, टोटल वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, सेव कर दिया। अब अगली मर्तबा लूप चलेगा तो नम में क्या वैल्यू आएगी, 5 आएगी, एंड सो ऑन, 6 आएगी, 7 आएगी, और जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब एंड में क्या करूँगा, एंड में मैं इसको रिटर्न करूँगा। क्या करूँगा भाई, मैं इसको रिटर्न करूँगा। अच्छा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि हम लूप के अंदर रिटर्न क्यों नहीं कर रहे, लूप के अंदर हम रिटर्न क्यों नहीं कर रहे। देखें मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। पहले एक बात समझें, हम जब भी रिटर्न लिख देते हैं ना, जब भी जिस लाइन पे हम रिटर्न लिख देते हैं तो क्या होता है, ये इंडिकेशन होती है कि हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वहाँ पर लूप है या जो भी हमारा ब्लॉक है वो ऐड हो जाएगा। मतलब पाइथन को जहाँ पर भी रिटर्न मिल जाएगा ना फंक्शन के अंदर, बस पाइथन वहीं पर आके क्या कर देगा, लूप को या फंक्शन को ख़त्म कर देगा। उसके बाद दोबारा से वो काम नहीं करेगा। ठीक है, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने कहा भाई क्या करो, रिटर्न को यहीं पे रिटर्न कर दो टोटल को। ठीक है, और इसका हम देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। जी भाई क्या हुआ, देखें num1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, num2 की वैल्यू क्या थी, 3 थी। 2 + 3 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 किस में स्टोर हो गया, टोटल में सेव हो गया। ठीक है, टोटल में जाके स्टोर हो गया। अच्छा, नम चला, अब मेरा लूप चला। ठीक है, लूप में चलने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले मेरा नम उठेगा और नम में कौन सी वैल्यू आने वाली है मेरे पास, 4 से। ठीक है, यहाँ से मेरे पास फर्दर आगे नंबर्स कंटिन्यू होंगे। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा नम में क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, आलियान, अनीक, समझ आ रहा है यहाँ तक, एहसन। तो क्या हुआ, जब मेरा फर्स्ट टाइम ये वाला लूप चला तो नम के अंदर क्या वैल्यू आई भाई, 4 आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए टोटल में ऊपर वाली लाइन पे क्या सेव हो गया था, 5। देखिए ना, 2 + 3 जब हुआ था तो टोटल में क्या वैल्यू हो गई थी, सेव 5 सेव हो गया था। ठीक है, अभी टोटल की जो वैल्यू है वो 5 है, और जब मेरा फर्स्ट टाइम लूप चला नम के अंदर वैल्यू आई कितनी, 4 आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी टोटल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना उसके अंदर 4 को भी ऐड कर दो। इस लाइन पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन पर आप लोग चाहें तो इसको इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें। ठीक है, जिस तरह आपको फिजिबल रहे उस तरह लिखें। मैं बोल रहा हूँ कि भाई टोटल में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना ऑलरेडी, उसमें ले जाकर किसको भी ऐड कर दो, 4 को भी ऐड कर दो, 4 को भी सम कर दो। अब पाइथन ने यही काम किया, 5 + 4 कितना हुआ भाई, 9 हो गया, और टोटल में जाके सेव हो गया 9। लेकिन उसके बाद उसको क्या मिल गया, रिटर्न मिल गया। इस लाइन के बाद क्या मिल गया, इसको रिटर्न मिल गया।
रिटर्न मिलने से क्या हुआ, उसने मुझे क्या दे दिया बाहर भाई, 9 दे दिया, सही है। दोबारा उसने लूप को कंटिन्यू नहीं किया, ये बात समझ आ रही है। हालांकि उसको पहले 4 निकालना चाहिए था, फिर अगली मरतबा लूप चलता तो क्या निकालना चाहिए था, 5, सही है। ये देखें भाई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक के जो नंबर्स हैं ना, ये किस में जाके सेव हुए थे, आर्ग्यूमेंट में सेव हुए थे जाकर, सही है। तो फर्स्ट टाइम लूप चला 4 लेकर आया, अब इसको सेकंड टाइम भी चलना चाहिए था लूप को और 5 निकाल कर लेकर आना चाहिए था, लेकिन इसने 5 निकाल कर नहीं लाया, ठीक है। ये 5 निकाल कर नहीं लाया और उसने क्या किया, मेरे लूप को यहीं पर ही एंड कर दिया, सही है, समझ आ रहा है शहबाज। तो जब हम रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न लिखते ही क्या होता है, मेरा लूप ख़त्म हो जाता है या मेरा जो भी ब्लॉक होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करता। तो हमारा क्या मकसद यही था कि हम बस एक नंबर को सम करके आगे आंसर दे दें, या हमारा मकसद ये था कि भाई यूज़र जितने भी नंबर इनपुट करे उन सब का सम करें और उस सम को हम एंड में रिटर्न कर दें, ठीक है। इनफैक्ट हमारा यही पर्पज़ था कि हम क्या करें, तमाम नंबर्स का सम करें और एंड में क्या कर दें, उसको रिटर्न कर दें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रिटर्न वाली लाइन को लूप से बाहर लिखेंगे। क्या करेंगे, लूप से बाहर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा लूप जब चलेगा ना फर्स्ट टाइम, वो टोटल के अंदर जाके 4 से सम करेगा और टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 9 हो जाएगी। अब सेकंड टाइम लूप चलेगा, जब एक मरतबा हम इसको देख चुके हैं लूप का कॉन्सेप्ट, जब एक मरतबा मेरा लूप के अंदर कंपाइलर दाखिल हो गया, जब कंपाइलर ने उस लूप को पढ़ना स्टार्ट कर लिया, तो वो लूप जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए या उसकी तमाम आइटरेशंस कंप्लीट ना हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, 4 से लेके 7 तक के नंबर्स मौजूद हैं इस तरह करके, ठीक है, सारे नंबर्स मौजूद हैं आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो अब क्या होगा, जब एक मरतबा फर्स्ट टाइम लूप चला, उसने 4 को उठाया, 4 को उठा के टोटल में सम कर दिया, ठीक है। अब सेकंड टाइम लूप चला, वो किसको उठाएगा भाई, 5 को उठाएगा, 5 को उठा के टोटल में सम कर देगा, तो 9 + 5 कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। अब थर्ड टाइम लूप चला, थर्ड टाइम लूप चलने पे वो 6 को उठाएगा और 6 को उठा के टोटल में सम करेगा, जो कि 14 था अभी, 14 + 6 कितने हुए, 20, ठीक है। और अब लास्ट लूप चलेगा, लास्ट टाइम लूप चलने पे 7 को उठाएगा और 7 को उठा के वो किस में प्लस करेगा, 20 में प्लस करके उसको 27 बना के हमें रिटर्न कर देगा 27, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं इस फंक्शन को कॉल करके इसको नंबर देता हूँ, तो उसने मुझे क्या नंबर दे दिया भाई, 27 दे दिया, सही है। तो याद रखें प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी लॉजिक हम फंक्शन में लिख रहे हों, हमेशा हमेशा हम रिटर्न को कहाँ लिखते हैं, फंक्शन के स्कोप में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं भाई, ये बात समझिएगा, फंक्शन के स्कोप में या फंक्शन के ब्लॉक में लिखते हैं, ठीक है। ज़रा यहाँ देख लें आप फंक्शन का ब्लॉक क्या है। देखें जैसे ही मैंने फंक्शन लिखना स्टार्ट किया था तो मुझे ये इंडेंटेशन मिली थी, ये 4 स्पेसिस होती हैं, यहाँ पे 2 लग रही हैं, लेकिन ये कितनी होती है नॉर्मल, ये 4 स्पेसिस होती हैं। तो ये जो मेरा लेवल है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर बिलिंग कर रहा है, ये फंक्शन का स्कोप है। मतलब इस लेवल पे अगर मैं कुछ लिखूँगा तो ये क्या कहलाता है, ये वाला पूरा बॉक्स ये फंक्शन का स्कोप कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता टोटल के बाद इस तरह करके, तो अब ये किसका ब्लॉक है, मतलब कहाँ ये एरिया किसके अंदर लाई कर रहा है, ये लूप के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें लूप के अंदर या किसी और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न नहीं करना होता, ठीक है, एक्सेप्ट कोई कंडीशन हो। हम कहाँ करते हैं, फंक्शन के एरिया में या फंक्शन के ब्लॉक बोलते हैं उसको, फंक्शन के ब्लॉक में या फंक्शन के स्कोप में हम लिखते हैं। ये बात सबको समझ आ रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर रिटर्न लिखेंगे तो जब ही हमारा काम करेगा। अच्छा अब एक चीज़ बताएं, अगर मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई प्रिंट कर दो आफ्टर द रिटर्न लाइन, मैंने कहा रिटर्न की स्टेटमेंट के बाद एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ मैं और चेक करता हूँ कि ये मैसेज प्रिंट होता ही नहीं होता, ठीक है, आफ्टर द रिटर्न लाइन। तो क्या ख्याल है, क्या ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए या नहीं? जी भाई यार बातें नहीं कर रहे, बातों की बात क्यों आ रही है? स्क्रीन कनेक्ट कर दूँ?
जी भाई, तो मुझे बताएं कि क्या ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी होगा, लाइन प्रिंट होगी। और कोई बच्चा है जो बोले नहीं होगी? या कुछ तो बोलें। मसला नहीं है, नहीं पता ना, कोई मसला नहीं है, गलत भी बता दें, कोई इशू नहीं है, समझे पहले बात को। आंसर रिस्पॉन्स करें, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। अच्छा भाई देखें, अभी मैंने एक बात कही थी, नहीं होगी वैसे, ठीक है, मसला नहीं, लेकिन खैर है। देखें, अभी मैंने बात कही थी कि जब भी पाइथन को रिटर्न लाइन मिल जाएगी ना, वो वहीं पे लूप को ख़त्म कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। वो लूप हो हमारा या कोई भी ब्लॉक हो, ठीक है, वो क्या करेगा, उस लाइन पे ही क्या कर देता है, हमारे कंपाइलर को एंड कर देगा, वो उसके बाद आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, इसको ज़रा देखें, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देखिए अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, 27 ही मिल रहा है। मतलब मुझे ये वाली लाइन प्रिंट होकर नहीं मिल रही। ये जो मैंने लिखा था आफ्टर द रिटर्न लाइन, ये लाइन मुझे नहीं मिल रही। हाँ, अगर मैंने इस लाइन को ऊपर लिखा होता, अगर मैंने इस लाइन को रिटर्न लाइन से ऊपर लिखा होता तो अब तो ये प्रिंट होता, अब तो ये प्रिंट होता। क्यों? क्योंकि याद रखें, जब रिटर्न लाइन पाइथन को मिलेगी ना, रिटर्न ऐसा कीवर्ड है जो हम किस में यूज़ करते हैं भाई, फंक्शन में यूज़ करते हैं। पहले तो ये बात याद रखिएगा, रिटर्न का जो कीवर्ड है वो हम किस में यूज़ करते हैं, फंक्शन के ब्लॉक में यूज़ करते हैं। ठीक है और जब भी पाइथन को ये रिटर्न मिल जाता है, उसके बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। उससे ऊपर की तमाम लाइंस तो एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैंने उसको ऊपर कर दिया और अब हम देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ बिफोर, आफ्टर की जगह बिफोर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि एक मैसेज सेंस वाला बन जाए। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखें क्या हुआ, पहले मेरी लाइन प्रिंट हुई और फिर मेरी रिटर्न वाली लाइन की मदद से ये वैल्यू मुझे मिल गई। बात समझ आ रही है? तो क्या पॉइंट है यहाँ पर कि भाई रिटर्न लिखने के बाद क्या होता है, रिटर्न लिखने के बाद कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ये सबको क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अभी मुझे आपको पढ़ाना है कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या था भाई, ये सिंपल आर्ग्यूमेंट्स थे। ये क्या थे, सिंपल, ये सिंपल आर्ग्यूमेंट्स थे। अभी मुझे बताना है आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा मैं यूज़र से फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ ले लेता हूँ और उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, ये दो चीज़ें एंटर करवाऊँगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ जिस फंक्शन की मदद से मैं क्या करूँगा, यूज़र से बहुत सारे कंट्रीज़ और साथ में उसकी पॉपुलेशन इंटर करवाऊँगा। ठीक है, किस तरह बनेगा फंक्शन, किस तरह बनाते हैं भाई, हम जल्दी से बताएं सारे। सबसे पहले डेफ लिखूँगा, उसके बाद क्या लिखूँगा, फंक्शन का नेम। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन का नेम मैं लिख लेता हूँ कंट्रीज़ इन्फो करके, या ठीक है, या कंट्रीज़ पॉप कर देते हैं। ठीक है, कंट्रीज़ पॉपुलेशन। फिर मैंने ब्रैकेट्स बनाए और ब्रैकेट्स में क्या लिखूँगा भाई, मैं कुछ पैरामीटर्स लिखूँगा। सही है, क्या लिखूँगा, कुछ पैरामीटर्स लिखूँगा। ठीक है, तो अब यूजुअली क्या होता है, अभी अगर मैं इस फंक्शन को सिर्फ एक कंट्री के लिए बनाऊं तो मेरे यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए। अगर मैं इस फंक्शन को सिर्फ एक कंट्री का नाम और उसकी पॉपुलेशन के लिए बनाऊं तो पैरामीटर क्या क्या होने चाहिए, सिर्फ दो होंगे, कंट्री नेम और कंट्री पॉपुलेशन। ठीक है, सिर्फ नेम भी लिख सकता हूँ पैरामीटर में मैं, और पॉप भी कर सकता हूँ, POP करके। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर्स लिख लेता हूँ क्या, पॉपुलेशन या पॉप, कुछ भी करके। ठीक है, शॉर्टकट मैंने उसको पॉप कर दिया, कॉलन लगा दिया। ठीक है, अब होगा क्या सॉरी, मैं बोलता हूँ कि भाई रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो, द कंट्री, या इसको यूँ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम हैज़ अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, एक मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया सिंपल। मैंने क्या बोला भाई, जो भी कंट्री का नेम आएगा ना,
उसको आप उठा के रख दो पहले, सबसे पहले उसको नेम को यहाँ पे लिखवा दो और फिर मैसेज प्रिंट कर दो कि हैज़ अबाउट, जो भी पॉपुलेशन में नंबर आ रहा होगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके आगे मैंने पॉपुलेशन लिख दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले हम इस सिंपल फंक्शन को। मैं बोलता हूँ कि भाई कंट्रीज पॉपुलेशन, और लेट सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। पॉपुलेशन में क्या लिखें भाई जी, एग्जैक्ट मुझे खुद भी नहीं पता, फिलहाल हम लिख लेना 25, ठीक है। मतलब 25 करोड़, ठीक है। लेकिन करोड़ पास नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सिंपल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। एक रैंडम नंबर लिखा, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। या मैं एक काम ये कर सकता हूँ 25 के साथ में यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा, सही है भाई। लेकिन ये फंक्शन कितने कंट्रीज़ के लिए वैलिड है, ये सिर्फ एक कंट्री के लिए काम करेगा। अगर मैंने इसमें कुछ और इंटर करने की कोशिश करी, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, 2x 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, सिर्फ इसको कितने आर्ग्यूमेंट्स लेने की इजाज़त है, 2, सिर्फ ये 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, बट 4 वर गिवन, लेकिन हम 4 दे रहे हैं, ठीक है। तो सही बोल रहा है बिल्कुल, चूँकि ये फंक्शन हमने इस तरह डिज़ाइन ही नहीं किया कि ये मल्टीपल कंट्रीज़ का डेटा इनपुट ले सके। सबको समझ आ रही है यहाँ तक भाई? अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉपी करके नीचे बनाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर अब तुम क्या करो, कीवर्ड्स आर्गुमेंट एक्सेप्ट करो, ठीक है। डबल स्टैटिक के साथ लिखते हैं हम, यहाँ देखें सारे कीवर्ड्स आर्गुमेंट। कीवर्ड्स आर्गुमेंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को, अगर याद हो। कीवर्ड्स आर्गुमेंट में ये होता है, देखें एक तो बात होती है, चले मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको रिकैप भी हो जाएगा। एक मैं सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ सम, इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। सम नंबर्स करके इसको नाम दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ a, b, इसमें मैंने 2 पैरामीटर्स रखे, कॉलन लगाया, मैंने बोला c इक्वल्स टू a प्लस b और मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। c को रिटर्न कर दिया। ये सही है भाई, सबको क्लियर है? सिंपल सा फंक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक चीज़ मुझे बतानी, इसलिए मैं आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। मैंने फंक्शन को सेल को एग्जीक्यूट किया, मैं फंक्शन कॉल करता हूँ सम नंबर्स का, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 नंबर्स देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ लेट सपोज 2 और 4, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ देखें सारे, मैंने सिर्फ 2 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, 2 और 4। अब ये 2 किस में जाकर सेव होगा, 2 किस पैरामीटर के अगेंस्ट सेव होगा, a के, और 4 किसके अगेंस्ट सेव होगा, b के, ठीक है। अगर आप बोलते हैं मैसेज प्रिंट करते हैं, मैसेज भी प्रिंट करता हूँ, बोलता हूँ भाई प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पर a इक्वल्स टू a, ठीक है, और b इक्वल्स टू b, सही है। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी ये प्रूव हो जाएगा कि भाई a में क्या आ रहा है, b में क्या आ रहा है। देखें a में क्या आया, 2 आया, b में क्या आया, 4 आया, और इसने हमें सम करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मैंने जिस तरीके से आर्गुमेंट पास किए हैं, ये जो नंबर्स कहलाते हैं, ये क्या होते हैं नीचे, आर्गुमेंट्स। जब फंक्शन कॉल करके कोई नंबर्स हम देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं भाई, आर्गुमेंट्स। लेकिन ये ना एक स्पेशल टाइप के आर्गुमेंट्स हैं, मतलब इसका एक अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब जो पोजीशन के लिहाज से हैं, जो पोजीशन के लिहाज से, मतलब अगर मैं पहले लिखूंगा 2 को, तो 2 किस में जाएगा भाई, a में जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले पैरामीटर्स में पहले a लिखा हुआ है, और मैंने सेकंड पैरामीटर को b लिखा हुआ है, तो मेरा 4 किस में जाके सेव होगा, b में होगा। अगर मैं इसको स्विच कर दूं, मैं बोलता हूँ भाई 4 2 कर दो, ठीक है, पहले 4 लिख दो, बाद में 2 कर दो, तो अब क्या जाएगा a के अंदर, अब a के अंदर 4 चला जाएगा, और b में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। मतलब पोजीशन के लिहाज से जा रहा है, सही है। ऊपर जो मैंने पोजीशन डिफाइन करी है, और जो मैं जिस तरह नीचे नंबर्स को दूंगा, तो क्या होगा, पोजीशन वाइज ऊपर जाके हमारे पैरामीटर्स में सेव हो रही होंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो अभी मेरे पास a 2 था और b 4 था,
लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने पे अब क्या हो जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। A4 हो गया और B2 हो गया। ये बात समझ आ रही है सबको? ये क्या है भाई, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब पोजीशन के लिहाज से काम करेंगे ये, सही है। मतलब मैं जिस पोजीशन पे जिस नंबर को लिखूंगा ना, वो अपनी रिस्पेक्टिव पैरामीटर में जाके सेव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, ये बात तो हो गई। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? देखें, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, वो आपकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली बात तो क्या होता है, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन पास कैसे करते हैं हम, लिखते किस तरीके से? क्या बातों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बातें नहीं करें। यहाँ देखें, मैं बोलता हूँ सम नंबर्स, ठीक है, और अब मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं ना जो पैरामीटर्स ऊपर लिखे हुए, देखें जैसे मैंने ये ब्रैकेट बनाया ना, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया तो आपको ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि एक तो इसके पास A मौजूद है और दूसरा क्या मौजूद है, B मौजूद है, मतलब ये मेरे पैरामीटर्स हैं। तो अगर मैं पैरामीटर्स को भी साथ लगा के वैल्यू भेजूँ ना, ये कहलाता है कीवर्ड आर्गूमेंट। ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये? कीवर्ड आर्गूमेंट। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं बोलता हूँ भाई क्या करो, तुम A की वैल्यू को रखो 2, ठीक है, और B की वैल्यू क्या रखो 4, सही है। ये बात समझ आ रही है? मैं उसको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ कि भाई तुमने क्या करना है, A में ले जाकर 2 स्टोर करवाना है, B में ले जाकर क्या स्टोर करना है, 4 स्टोर करना है, ठीक है। रन करते हैं इसको, ठीक है। क्या मिल रहा है मुझे, A 2 मिल रहा है और B क्या मिल रहा है भाई, 4 मिल रहा है। जिस तरह मैंने वैल्यू भेजी, क्या उसी तरह पैरामीटर्स में जाके सेव हो रही हैं? सही है भाई। मैंने A में 2 रख के भेजा तो देख लें मुझे A में क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। B में 4 रख के भेजा तो B में मुझे 4 ही मिल रहा है। अच्छा, मैंने कहा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मतलब मैंने A को पहले लिखा ना, बोलता हूँ भाई A को बाद में लिख के चेक करता हूँ, क्या है जब भी काम करेगा, ठीक है। मैंने B को पहले लिख दिया और A को क्या कर दिया, बाद में लिखा। लेकिन याद रखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पैरामीटर्स को लिख कर भेज रहा हूँ। पैरामीटर्स जो मैंने लिखे थे ना A और B को, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, अभी कर रहा हूँ ना मैं। तो देखें क्या होगा, जब मैंने ऊपर ये वाला काम किया था, मैंने 4 और 2 किया था, तो क्या हो गया था मेरे पास, A 4 बन गया था और B क्या हो गया था, 2 हो गया था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड आर्गूमेंट भेजा। ऊपर वाला क्या था भाई, पोजिशनल आर्गूमेंट था, पोजीशन के लिहाज से काम कर रहा था। मैंने नीचे क्या किया, इसको कीवर्ड बना के भेजा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, A 2 है और B क्या है, 4 है। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, आप किसी भी पोजीशन पे लिखें, आप जब फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो भले आप दूसरे नंबर पे लिखें या 10वें नंबर पे लिखें, अगर आपने उसका वो कीवर्ड लिख दिया, मतलब आपने उसको पैरामीटर लगा के वैल्यू लिख दी, तो क्या होगा, वो उसी पैरामीटर में ले जाकर आपके नंबर को सेव करवाएगा। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही भाई सबको? निव्यान क्लियर हो रहा है? क्या नाम है, अरसलान, राहुल, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये कीवर्ड आर्गूमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं भाई, कीवर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है। सिंपल क्या है, कीवर्ड आर्गूमेंट पोजिशनल डिपेंडेंट नहीं है, मतलब पोजीशन आप उसकी कहीं भी लिखें, मसला नहीं होता, ठीक है। ये आपको ना जब मशीन लर्निंग वाली साइड पर आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना मशीन लर्निंग के अंदर, वो उसमें 25 पैरामीटर्स डिफाइन हुए होते हैं, 25, 30, 32, इस तरीके से इतने ज़्यादा पैरामीटर्स उसमें लिखे हुए होते हैं। सही है, बात समझ आ रही है सबको? अब हम बैठकर उसकी पोजीशन तो नहीं देखेंगे ना। लेट सपोज कि भाई 9th पोजीशन पर एक पैरामीटर है और उसमें मुझे पाई की वैल्यू देनी है, ठीक है, या कोई एक कांस्टेंट है, उसको मुझे वैल्यू पास करनी है। अब क्या मैं उसको याद रख के बैठूंगा भाई ये मेरे फंक्शन का नाम है और मुझे 9th पोजीशन पर ही वैल्यू डालनी है, मतलब 32, 35 अगर पैरामीटर्स मेरे फंक्शन में डिफाइन हुए हैं, तो मतलब ये अक्लमंदी तो नहीं कि मैं उसको याद रख के बैठूँ, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि भाई आप जब फंक्शन लिखते हैं ना, फंक्शन लिख के जैसे ही ब्रैकेट लगाते हैं, आपके पास सारे के सारे पैरामीटर्स डिस्प्ले हो जाते हैं, अभी जैसे हुए थे, ठीक है। तो आपको जिस भी पैरामीटर को यूज़ करना होता है, आप बस उसका नाम लिखते हैं, इक्वल टू करके वैल्यू लगा के भेज देते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड आर्गूमेंट आपका आगे जाकर इस तरीके से काम आएगा। पोजिशनल आर्गूमेंट आगे इतने ज़्यादा काम नहीं आते। छोटे मोटे फंक्शंस के लिहाज से हमारे पोजिशनल आर्गूमेंट्स चल जाते हैं, लेकिन आगे जब मशीन लर्निंग या हम आगे देख रहे होंगे डीप लर्निंग वगैरह को, उसमें फिर हम क्या करते हैं, मोस्टली कीवर्ड आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं। सबको क्लियर है? अच्छा, ये बताने का मकसद था मेरा कि भाई कीवर्ड आर्गूमेंट पास किस तरह करते हैं। अब ऊपर आ जाएं ज़रा, मैं यहाँ पर था, मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया,
डबल स्टेरिक्स का यूज़ किया और मैंने एक पैरामीटर का नाम दे दिया, ठीक है। इस पैरामीटर का नाम कुछ भी रखें, ठीक है, अनीक रखें, सलानी रखें, लैपटॉप रखें, कुछ भी रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये डबल स्टेरिक्स से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये डबल स्टेरिक्स अगर आपने लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, पाइथन समझेगा कि अच्छा भाई उसने कीवर्ड आर्गुमेंट्स लेने, मतलब की भी लेनी है और उसकी वैल्यू भी लेनी है। डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट है, की भी लेनी है, उसका क्या करना है भाई, उसकी वैल्यू भी लेनी है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि भाई कीवर्ड्स आर्गुमेंट दिखेंगे किस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ प्रिंट लिख लिया, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। मैंने क्या किया मैं पहले आपको कीवर्ड आर्गुमेंट डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फंक्शन कॉल करता हूँ, कंट्रीज पॉपुलेशन, और लेट सपोज मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ये चीज़ सही है या गलत लिखी है? सही है जी भाई, एनीवन? सारे सही वाले हैं? क्या गलत है? चले इसको हटा दिया, अब बोले जी। कीवर्ड आर्गुमेंट आएगा, लेकिन गलती बताए ना, गलती क्या, अगर आप बोलने गलती है जी भाई। नहीं, सिंगल डबल उसका मसला नहीं होता, सिंगल डबल कुछ भी चलता है। अच्छा भाई, यहाँ देखें सारे, इसमें गलती है, इसमें गलती है, देखें गलती क्या है। अभी मैंने क्या बताया था, किस तरह पास करते हैं भाई, हम पैरामीटर लिखते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू देते हैं, सही है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर फंक्शन देखें, मेरा फंक्शन में पहला पैरामीटर क्या है भाई, नेम है, और सेकंड पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉप करके जिसको मैंने लिखा हुआ है। तो ये तो सिंपल मेरे पास क्या है, सिंपल पैरामीटर्स हैं। लेकिन ये जो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये पास किस तरह होते हैं, ये पास इसी तरीके से होते हैं, मतलब इसी तरीके से होंगे। ये जो बी लिखा है ना मैंने, ये मेरी की होती है, मतलब पहले मैं की लिखता हूँ, इक्वल्स टू करके क्या लिखूंगा, फिर वैल्यू लिखूंगा। क्या करता हूँ भाई मैं, इधर देखें सारे, जो मैंने इंडिया और 81 लिखा हुआ है ना, ये सही तरीका नहीं है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि भाई 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है ये, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स आई लेकिन आप इसको 4 दे रहे हो, मतलब लिखने का तरीका गलत है ये। तो क्या करूँगा भाई मैं इसको, देखें ये वाली चीज़ मेरी सही है, पाकिस्तान और 25 ये सही है। क्यों सही है, चूँकि ये अभी मेरे दोनों पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हैं। पाकिस्तान किस में सेव होगा जाकर, नेम में, 25 किस में सेव होगा, पॉप के अंदर, ठीक है, पॉपुलेशन में सेव हो जाएगा। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है, ये इंडिया वाली साइड पर आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने ये चीज़ लिखी है यहाँ पे मसला आ रहा है, क्यों। अब इसको किस तरह हल करेंगे, देखें हम क्या करेंगे, इंडिया में से ये हटा देंगे, जो भी हमने नाम लिखना उसको लिखेंगे इक्वल्स टू करके उसकी पॉपुलेशन लिख देंगे। हमने कीवर्ड्स आर्गुमेंट को इसी तरीके से पास करना होता है, ठीक है। भले ही हम पैरामीटर्स जो डिफाइन हुए हैं, समझिएगा इस बात को। देखें यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर्स थे ना भाई, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में पैरामीटर्स थे ना मेरे पास। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं पैरामीटर्स का यूज़ करते हुए उनको वैल्यूज़ असाइन कर दी थी। लेकिन अगर मेरे पास फंक्शन में मैंने उसको डायनेमिक बनाया हुआ फंक्शन को, और मैं कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सही है। तो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट कर तो मैं रहा हूँ ना भाई, एक्सेप्ट कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ना। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब पहले मैं क्या करूँगा, पहले की लिखूँगा, उसके बाद इक्वल्स टू लगा के क्या करूँगा, उसकी वैल्यू दे दूँगा, ठीक है। वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर, फ्लोट, बूलियन कुछ भी हो सकती है। कंफ्यूज लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, चले मैं इसको करके दिखाता हूँ। पहले इंडिया लिखा और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, 81 लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो देखें क्या हुआ, मेरे पास जो कीवर्ड था, कीवर्ड के अंदर वैल्यूज़ किस तरह सेव हुई मेरी, जाकर डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर। किस तरह सेव हुई, डिक्शनरी फॉर्म के अंदर जाके सेव हो गई, ठीक है। तो देखें मैंने जो वैल्यू लिखी थी ना, मतलब जो मैंने पहले कोई स्ट्रिंग लिखा था। अच्छा, लेकिन एक बार याद रखिएगा, इस स्ट्रिंग को आपने सिंगल डबल कोट में नहीं भेजना, सिंपल बस नाम लिखना आप लोगों ने,
ठीक है, क्या करना है, बस सिंपल नाम लिखना है और उसके इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ले जाकर उस पहले वाली चीज़ को जो हमने स्ट्रिंग के तौर पे पास करी है उसको की बना देगा, और इक्वल्स टू के बाद वाली चीज़ को क्या बना देगा भाई, वैल्यू बना देगा। क्या बना देगा, वैल्यू बना देगा। ये बात समझ आ रही है सबको? इसका मतलब ये हुआ, अब मेरा ये फंक्शन डायनेमिक हो चुका है और मैं इस पे इस फंक्शन की मदद से अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ। लेकिन किस तरह पास करने हैं, कीवर्ड की वैल्यू करके मुझे पास करने हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह पास करना है भाई, की वैल्यू करके पास करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के और लिखता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मैंने कुछ यहाँ पर और कंट्रीज़ को ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें भाई उसने क्या किया, फर्दर मेरे पास डिक्शनरी को और एक्सटेंड कर दिया। मेरी डिक्शनरी को क्या किया भाई, और एक्सटेंड कर दिया, लेकिन उसको डिक्शनरी ही रखा। ये बात समझ आ रही है? इंडिया को की बनाया, 81 को वैल्यू बना दिया, फिर कोमा लगा के उसने जापान को क्या बनाया भाई, की बनाया, और 51 को दोबारा वैल्यू बना दिया, एंड सो ऑन। यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी भाई, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? जी बोले। सर अगर पूरा सेंटेंस प्रिंट करना हो। हाँ, अब उस पर आ रहा हूँ मैं, पहले यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भाई अगर हमें, अभी तक हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब जब आप फंक्शन बना रहे होंगे ना, जब फंक्शन आपका कोड लिख रहे होंगे, तो आप लोगों के माइंड में होगा कि भाई यूज़र ना किस तरह का डेटा इंटर कर सकता है। सही है, अगर आप जैसे सम का फंक्शन बना रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन का नंबर फंक्शन बना रहे हैं, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन का नंबर बना रहे हैं तो मुझे बताएं उस कंडीशन में हम कौन सा पैरामीटर प्रीफर करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करना, सिंगल स्टेरिक्स वाला या डबल स्टेरिक्स वाला कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करना? जी, क्वेश्चन समझ आया? पहले मैं बोल रहा हूँ, आप एक फंक्शन बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, और वो फंक्शन इस तरह का है कि आपने ना जितने भी यूज़र नंबर इंटर करें उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर देना है। ठीक है, जो भी नंबर यूज़र इंटर करे, जितने भी नंबर इंटर करे, आपने उन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर देना है। ठीक है, मतलब जैसे उसने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग डाल दी, अब आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन, इस तरह करके तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप किस पैरामीटर को यूज़ करना प्रीफर करेंगे, आर्गूमेंट को या कीवर्ड आर्गूमेंट को? आर्गूमेंट्स को, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपल यूज़र से नंबर्स लेने हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूज़र उसको ए लिख के इंटर करे या बी लिख के इंटर करे या नंबर 1 लिख के इंटर करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ना। हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, बस उन नंबर्स को गेट करना, और नंबर्स को गेट करके क्या करना, उसको मल्टीप्लाई करवाना। सही है, तो हमारा वहाँ पे आर्गूमेंट वाला पैरामीटर भी चल जाएगा। सही है, और अगर हमें यूज़र से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी हो जो की और वैल्यू फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक एक्टिविटी देता हूँ जिसमें आप क्या करेंगे भाई कि आपने ना यूज़र से क्या करवाना है, यूज़र के नेम्स इंटर करवाने हैं। ठीक है, या यूज़र की फीसेस इंटर करवानी है, या यूज़र की आईडी इंटर करवानी है। ठीक है, जितने भी यूज़र्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, हमें बच्चे का नाम तो पता होना चाहिए ना भाई, हम उसकी आईडी को की बना सकते हैं और उसके नेम को वैल्यू बना सकते हैं। मतलब जैसे आईडी 1 है, ठीक है, आईडी 1 है, I1 इक्वल्स टू मोहम्मद अनीक। ठीक है, और इस तरह या हम उसका रिवर्स भी कर सकते हैं अनीक करके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि भाई जब हमें की वैल्यू करके डेटा इंटर करवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे भाई, ये कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे। सबको क्लियर है? अच्छा, अब बात यह है कि अब मुझे इससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मेरे पास कीवर्ड्स के अंदर एक डिक्शनरी तो बन गई है। ठीक है, अब मुझे इससे वैल्यूज़ को अनपैक करना है, वैल्यूज़ को मुझे एक्सेस करना है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई हम किस तरीके से डिक्शनरी से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो किस तरह देखा था हमने भाई, कोई बताएगा? डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं चलता। डिक्शनरी के
हाँ कीवर्ड्स और दूसरा है वो फंक्शन में मेथड्स होते हैं। मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। देखें भाई क्या करेंगे हम, फोर लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ देखें बात, सारे बातें नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फोर लूप यूज़ करेंगे। तो मैं बोलता हूँ फोर। अच्छा, जब हम डिक्शनरी पर लूप चलाते हैं ना तो हमारा लूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। वो किस तरीके से, क्योंकि मुझे डिक्शनरी से कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, दो इन्फॉर्मेशन मिलती है, की और वैल्यू, तो मुझे उनको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर के कोमा वी। आप चाहें इसको पूरा लिख लें, की कोमा वैल्यू, या कुछ भी इसको नाम दे दें, ठीक है। आप इसको अगर चाहें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कंट्री कोमा पॉपुलेशन, कुछ भी लिख दें, ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन लिखना कितनी वैल्यूज, कितनी कितनी चीज़ें लिखनी है, दो चीज़ें लिखनी है हमें, क्योंकि हमें डिक्शनरी से दो चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको के और वी ही लिखता हूँ, ठीक है, के कोमा वी। और क्या करूँगा, इन किस पे चलाऊँगा लूप भाई, डिक्शनरी में कौन, डिक्शनरी कौन, किस नाम से डिक्शनरी बन रही है मेरे पास, कीवर्ड, कीवर्ड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं असल में कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स हैं, शॉर्टकट में इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे डॉट आइटम्स यूज़ करना पड़ेगा। हमने देखा था मेथड होता है जो क्या करेगा, मेरी हर की को के में स्टोर करेगा और हर वैल्यू को वी में स्टोर करेगा, ठीक है। और फाइनली मैं क्या करूँगा भाई, प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा। तो लेट सपोज मैं बोलता हूँ इस चीज़ को कॉपी कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। और मैं फ़िलहाल इस चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा, ठीक है। अच्छा भाई, ये थोड़ी सी चेंज होगी मेरे पास। नेम की जगह कौन आएगा, के आएगा सिर्फ, ठीक है। और पॉप की जगह कौन आएगा, सिर्फ वी आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू के तौर पे। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है, जीरो पोजिशनल आर्गूमेंट बट 2 वर गिवन, क्या मसला आ रहा है, ठीक है, ये मसला है, ठीक है। पाकिस्तान में मैंने गलत तरीके से पास किया हुआ, तो क्या करूँगा, पाकिस्तान इक्वल टू करके दूंगा, ठीक है। ये मसला था। पहले तो हमने चूँकि पैरामीटर्स लिखे हुए थे ना भाई यहाँ पर, नेम और पॉपुलेशन करके, मैंने उसको हटा दिया है। तो उसको हटाने की वजह से क्या होगा, मेरे सारे के सारे आर्गूमेंट्स किस तरह देने पड़ेंगे, मुझे कीवर्ड आर्गूमेंट करके देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो एरर दे रहा था। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। तो आ गया भाई, हमारे पास सारे के सारे सेंटेंसेस प्रिंट होकर हमें मिल चुके हैं। बात समझ आ रही है सबको यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन? तो अब ये हमारा जो है फंक्शन का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमने लैम्डा फंक्शन भी पढ़ लिए थे, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, और फंक्शंस को भी हमने देखा था कि लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस किया था। और क्या देखा था हमने, शायद ये कुछ देखा था, ठीक है। क्या देखा थे, कौन से वाले, हाँ मैप और फिल्टर, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं। आखिर में देख लेते हैं, मेरे ख्याल में चूँकि थोड़ा सा ना ये एडवांस लेवल के, मतलब इतने एडवांस भी नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी समझना है, ठीक है। तो अभी ट्राई एक्सेप्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको जी? जवाब तो दे दें भाइयों। चलें, अभी फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग। सही है भाई, एरर हैंडलिंग। अच्छा भाई, अब ये क्या एरर हैंडलिंग क्या होती है, देखें। अगर मैं फॉर एग्जांपल ठीक है भाई। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा। अच्छा भाई,
मैट्रिक तो किया हुआ है ना सबने, मैथ पढ़ी हुई है ना वैसी कुछ। मुझे बताएं अगर मैं 10 को 0 से डिवाइड करूँगा क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी। सही है। बाकी और कोई क्या आंसर आएगा भाई? यार सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं करना। एरर तो आएगा लेकिन क्यों आएगा? चले अच्छा ये बताएं, अगर मैं पूछूँ लॉजिक क्या है। सिंपल सी मैथ है, इसकी कोई वो नहीं है। अनडिफाइंड तो क्यों आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है ऐसा? नहीं तो पीछे लॉजिक क्या हो? तो बात सही है, नहीं करता, बात समझ आ गई मुझे, लेकिन क्या लॉजिक है, क्यों नहीं करता? सिर्फ मैथ का कॉन्सेप्ट है, सिंपल। अच्छा भाई देखें, असल में होता है इस तरीके से, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक दो सेल्स लेता हूँ, वो दिखाता हूँ। अच्छा सिंपल मैथ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ देख लें सारे, बातें नहीं करें, यहाँ देखें सारे। देखें मैं पहले 10 को डिवाइड करता हूँ, लेट सपोज 10 से करता हूँ, ठीक है? क्या आंसर आएगा इसका? 1 आएगा। अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ किससे? सॉरी 9 से, क्या आंसर आएगा? 0 से छोटा 0 से बड़ा, ओ सॉरी 0 कहाँ गया? 1 से छोटा 1 से बड़ा, क्या आ गया भाई? 1.111, ठीक है? मैं 10 को डिवाइड करता हूँ किससे? 7 से, क्या आंसर आएगा? 1.11 से बड़ा या छोटा? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बड़ा हो जाएगा आंसर, और ठीक है 1.42 हो गया, ठीक है? अच्छा मैं 10 को डिवाइड करता हूँ अब 2 से, ठीक है? 5 आ जाएगा। मैं 10 को डिवाइड करता हूँ भाई 0.001 से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? क्या आंसर आने वाला है? काफ़ी बड़ा सा आंसर आएगा, ठीक है? एग्जीक्यूट करते हैं। 10,000 आ गया, ठीक है? क्या क्या नोट कर रहे हैं आप लोग? जब मैं एक नंबर फिक्स करके उसको छोटे नंबर से डिवाइड करता चला जा रहा हूँ, भाई मेरा जो न्यूमरेटर वाला 10 है, मतलब जो मेरा फर्स्ट वाला 10 है, ये तो फिक्स ही है ना, ये मैंने हर सेल के अंदर 10 ही यूज़ किया है। लेकिन मैं इसको जो डिवाइड कर रहा हूँ, जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, उसको मैं कंटिन्यूसली क्या करता चला जा रहा हूँ? छोटा करता चला जा रहा हूँ। चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ? छोटा करता चला जा रहा हूँ। पहले मैंने 10 से डिवाइड किया, फिर किससे डिवाइड किया, फिर किससे किया, फिर किससे किया, 2 से किया, फिर किससे किया, 001। और जब मैंने इसको 0.001 से डिवाइड किया, क्या मिल गया मुझे? 10,000। एक और करके दिखाता हूँ मैं बोलता हूँ कि भाई क्या करो, 10 को डिवाइड कर दो 0. ठीक है? कैसा आंसर आने वाला है? बहुत बड़ा, ठीक है? बहुत बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक है? 1 लाख नहीं, ज़्यादा ही है, ठीक है? ये आंसर आ गया। अच्छा तो अब वो क्या रहा है, देखें मैं अब समझे यहाँ पे समझे सारे जल्दी से। मैं किसी नंबर को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करूँगा ना, जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो उतना ही बड़ा आएगा। बात समझ आ रही है? मैं किसी फिक्स नंबर को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करूँगा, ठीक है? अगर मैं इससे भी छोटे नंबर से डिवाइड करूँगा ना, तो आंसर क्या आएगा भाई? और बड़ा आएगा, ठीक है? बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो असल में इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, एक्चुअली 0 मतलब हम अगर इसको और छोटा बना दें, ठीक है, मैं इसको अगर इसमें और 0 लगा दूँ, तो ये क्या हो रहा है, असल में ये 0 के करीब पहुँचता जा रहा है। अगर किसी ने नंबर लाइन पढ़ी ना, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है ये, तो हम जितना 0 के क्लोज आते जाएंगे ना नंबर लाइन के लिहाज से, हमारा जो रिजल्टिंग आंसर होगा, मतलब आंसर में आने वाला जो आंसर है वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। और ये आंसर इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे जो कैलकुलेटर्स ये जो चीज़ें होती हैं इसको हैंडल नहीं कर पाती। तो फिर वहाँ पे क्या एरर आ जाता है? मैथमेटिकल एरर, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है? मतलब वो नंबर बहुत ही बड़ा हो जाता है। इन्फिनिटी का मतलब तो ये ना कि वो नंबर इतना बड़ा है, या अनडिफाइंड बोल देते हैं कि वो हमारे जो डिवाइसेस हैं उसको वो हैंडल नहीं कर सकती, उन डिजिट्स को हमारे कैलकुलेटर और ये जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो एरर इस वजह से आता है, ठीक है? अच्छा तो मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया, तो भाई जिस तरह एक्सपेक्टेड था उस तरह मुझे क्या मिल गया? एरर मिल गया, ठीक है? क्या एरर मिल रहा है मुझे? कि भाई 0 डिवीजन एरर, मतलब वही वाली बात आ गई कि भाई 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। सही है, नहीं हो सकता, लेकिन वजह क्या है?
असल में डिवाइड करने पे नंबर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना एक्सटेंड हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि वो डिस्प्ले के काबिल नहीं है, वो शो नहीं किया जा सकता। ये समझ आ रही है सबको? अब बातें नहीं करें, क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब लास्ट टाइम मैंने ये डिस्कस किया था कि भाई जब भी हम कोई इस तरह का एरर देखते हैं ना, तो ये एरर यूज़र के लिहाज से सही नहीं होता, ठीक है। अब अगर यूज़र अगर आता है और अगर वो फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है और उसको अगर इतना बड़ा सा एरर मिलेगा ना, ख़ास तौर पे वो यूज़र जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है, तो वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाएगा और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम उसको पूरा का पूरा इतना बड़ा एरर दिखा दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करते हैं, इस एरर को हम क्या करते हैं भाई, हैंडल करते हैं और उसको कोई अच्छा सा मैसेज दिखा देते हैं ताकि वो यूज़र क्या हो सके, समझ सके कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एरर हैंडलिंग। और इसको किस तरह से हम हैंडल करते हैं एरर को? ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स की मदद से। किस तरह करते हैं इसको हैंडल? ट्राई एक्सेप्ट की मदद से। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो आ जाऊँगा और लिखूँगा ट्राई, ठीक है। ट्राई लिख के मैं कॉलन लगाऊँगा और कॉलन लगाकर मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे काम करवाना है ना उसको मैं कर दूँगा इस ट्राई ब्लॉक के अंदर। हाँ भाई उवैस, मिस्टर उवैस, क्या राज है आपकी हंसी का? थोड़ा हमें ही बता दें, हम भी हंस लें सारे। बता दें, सारे बोर हुए हैं, बता दें, खैर होती है। पढ़ लो भाई, नहीं हंसो, डिस्टर्बेंस हो रही है, नहीं करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी काम करवाना होता है हम उसको किसमें लिखते हैं भाई? ट्राई में लिख देते हैं। क्या करते हैं? ट्राई लिख के कॉलन लगाते हैं और अब जो भी हमारी लाइन्स ऑफ कोड होती है उसको इंडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी मुझे यही काम करवाना है कि क्या करो, कोशिश करो, ट्राई करो 10 को 0 से डिवाइड करने की, ठीक है। लेकिन हमें पता है क्या मिलने वाला है, हमें एरर मिलने वाला है। हमें क्या देगा? एरर देगा। अच्छा, मैंने एरर भी आपको दिखा दिया। एरर क्या मिलने वाला है हमें? डिवीजन बाय 0, ठीक है। अब हमारे पास इसको हैंडल करने का 2 तरीके हैं, ठीक है। इसको हैंडल करने के 2 तरीके हैं। देखें, ये जो लिखा मैंने 0 डिवीजन एरर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अगली लाइन पे आके एक्सेप्ट, ठीक है। क्या किया मैंने पहले कहा कि भाई पहले तो ये जो यूज़र काम करवाना चाह रहा है उसको कर दो, ठीक है, उसको करने की कोशिश करो, ट्राई करो, ठीक है। लेकिन अगर ये काम नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुम्हें 0 डिवीजन एरर मिल जाता है। ये बात समझ आ रही है सबको? मैंने क्या कहा भाई, ट्राई करो क्या करने की, इसको डिवाइड करने की। अच्छा, लेकिन हमें मालूम है कि भाई अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अभी मैंने दिखाया था ना, हमें ये वाला एरर मिलेगा इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, इतना ख़तरनाक सा एरर मिल जाएगा। और मैंने क्या किया, मैंने इसकी ये वाली चीज़ उठा ली, चूँकि मेरी की है असल में। मैंने बोला अगर ट्राई करते हुए, अगर इसको डिवाइड करते हुए अगर तुम्हें ये एरर मिल जाए, ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट में लिखूँगा। जो मैं एरर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या जो मेरा एरर आ सकता है उसको मैं किस में लिखता हूँ भाई? एक्सेप्ट की स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्सेप्ट लिखा और उसके बाद मैंने उस एरर को बता दिया, ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा, पहले वो इसको डिवाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उसको ये वाला एरर मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई कोई सूटेबल मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर सॉरी यू कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय 0, ठीक है। एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया, कुछ भी आप लोग लिखवा सकते हैं कि भाई 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, कुछ भी करके आप लोगों ने मैसेज लिखवा दिया, सही है। तो क्या होगा, अब पाइथन इतना बड़ा एरर देने के बजाय हमें सिर्फ क्या देगा भाई, सिर्फ ये प्रिंट लाइन, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट हमें शो करवा देगा, सही है। रन करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, वो वाला मेरा एरर हट गया, ठीक है। और क्या हुआ, उसने पहले ये करने की कोशिश करी, 10 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करी, लेकिन चूँकि वो नहीं कर सका और उसको क्या मिला, 0 डिवीजन एरर मिला, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, जब उसको ये 0 डिवीजन एरर मिले ना, तो वो क्या करे, फिर ट्राई को छोड़ दे और क्या करे, हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट करवा दे। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से क्या हुआ, जो इतना ख़तरनाक सा पत्नी क्या क्या लिखा हुआ आ रहा था,
ऐसा यूज़र जो नॉन टेक्निकल है उसके लिहाज से ये वाला एरर क्या होगा, फिर अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है, कि वो इसको पढ़कर समझ सकता है कि हाँ भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा उसको इस तरह से मैसेज प्रिंट करवा दिया, सही है। अच्छा एक काम हम करते हैं चलें भाई, ज़रा पहली या दूसरी क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उस पर आते हैं दोबारा से, ठीक है जी। बोलें सर। ये आपने एक्सेप्ट के बाद 0 डिवीजन एरर लिखा है, वो लिखना ज़रूरी है? बताता हूँ मैं अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। पहले इसको एक्सेप्ट को यूज़ करने के ना 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक्सेप्ट को यूज़ करने के 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, और बताता हूँ और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं सिंपल एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सिंपल सा बिल्कुल, ठीक है। 2 नंबर्स में इनपुट लूँगा और उसको सम करवाऊँगा, ठीक है। 2 नंबर्स इनपुट लूँगा और क्या करूँगा उसका भाई, सम करूँगा, ठीक है। चले भाई, क्या करूँगा मैं, नंबर लिखूँगा, इनपुट लिखता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ठीक है। और इसको मुझे क्या करना होता है भाई, टाइप कास्ट भी करना होता है, सही है, क्योंकि ये जो इनपुट लेकर आएगा स्ट्रिंग में लेकर आता है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई इसको टाइप कास्ट भी कर दो, अलग ही लिखना पड़ेगा। सही है भाई। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, टाइप कास्ट हो गया, सही है, क्या हो गया, नंबर्स टाइप कास्ट हो गए। मैं बोलता हूँ टोटल इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और फिर मैसेज प्रिंट कर दो, प्रिंट सम इक्वल्स टू जी जी बोलें, ठीक है। इसको मैंने रन किया और लेट्स सपोज मैंने 5 दिया, फिर मैंने इसको 7 दे दिया, ठीक है। तो प्रोग्राम मेरा सही काम कर रहा है, सही है, ऐसी है ना। अच्छा लेकिन अब मसला ये है कि अगर यूज़र आया और यूज़र ने स्ट्रिंग डाल दिया, अभी तो यूज़र ने नंबर डाला था ना, सही काम कर गया, लेकिन अगर यूज़र आया, यूज़र ने स्ट्रिंग डाल दिया, यहाँ पर करके देखते हैं क्या होगा। यूज़र आया, उसने लिख दिया हेलो, ठीक है, क्या एरर आ रहा है, वैल्यू एरर। ये देखें, ये जो रेड में आ रहा है ना, इसको देखना है, ये वैल्यू एरर, ठीक है। तो हम इसको पकड़ेंगे, हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, जो हमें एरर मिलता है ना, इस चीज़ को हम पकड़ते हैं, वैल्यू एरर। तो क्या मैं इस वैल्यू एरर को हैंडल करवा सकता हूँ ट्राई एक्सेप्ट की मदद से, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं यूज़र को इतना बड़ा कुछ मैसेज दिखाऊँ, ठीक है, जो शायद नॉन, अगर वो टेक्निकल है तो क्या पता इसको समझ भी ना सके, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पहले एरर देख लिया कि भाई एरर क्या आने वाला है, ठीक है, और मैंने इस एरर का ये पकड़ लिया, वैल्यू एरर। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको मैं क्या करूँगा जी, बताएं भाई सारे। हाँ, किस किस को ट्राई में लिखूँगा, बिल्कुल। पहले मैं इसको अगली लाइन पे भेजता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई, कॉलन लगाऊंगा, और जब मेरा काम करवाने की चीज़ उसको मैं कहाँ लिख दूँगा भाई, इसी ट्राई के अंदर लिखूँगा, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस पूरी चीज़ को इंडेंट कर दूँगा, सही है, बात समझ आ रही है, इसको मैं इंडेंट कर दूँगा। अच्छा, और फिर मैं बाकी चीज़ को कहाँ लिखूँगा, एक्सेप्ट करूँगा यहाँ पर, और अपने वो जो मैंने एरर कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा, और कॉलन लगा के बोलता हूँ प्रिंट कर दो। हाँ भाई, तो अभी हमने किस चीज़ को हैंडल किया है कि भाई अगर यूज़र स्ट्रिंग डाल रहा है ना, तो उस टाइम हमारा ये फट रहा था कोड, ये वाला कोड ऐसी है ना। तो मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ डोंट ठीक है, मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, या आप लोग कुछ भी प्रिंट कर दिएगा जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। इसको दोबारा से रन करते हैं भाई, ये समझ आ रहा है सबको। उवैस उठो, खड़े हो, आगे आ जाओ। ठीक है, मैं दोबारा से स्ट्रिंग डालता हूँ उसके अंदर, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ हेलो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, उसने फ़ौरन मैसेज लिया
ठीक है, हेलो लिया मतलब नंबर को इनपुट किया और उसने देखा कि उसको क्या मिला, वैल्यू एरर मिला, तो उसने क्या कर दिया, फ़ौरन से मैसेज प्रिंट कर दिया, प्लीज़ डू नॉट एंटर द स्ट्रिंग। समझ आ रही है भाई सबको? जी जनाब, पीछे वाले हजरात। तो मैंने क्या किया, जो मेरा काम हो रहा था ना उसको मैंने पूरे का पूरे को किस में डाल दिया, ट्राई में डाल दिया कि भाई पहले ये कोशिश कर लो, अगर ये पॉसिबल हो, और अगर नहीं हो तो फिर क्या, अगर तुम्हें एरर मिलने लगे, और अगर तुम्हें एरर कौन सा मिल रहा हो, वैल्यू एरर मिल रहा हो, वैल्यू एरर में हमने देखा कि भाई कब मिलता है वैल्यू एरर, अगर हम स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करने की कोशिश करें, अगर हम स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिल रहा था भाई, अभी पीछे वैल्यू एरर मिल रहा था। तो हमने उसको ये बताया था कि अगर तुम्हें वैल्यू एरर मिले तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला और भी है अभी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको एक अलग से दिखा देता हूँ। मैं इस पूरी चीज़ को ना कॉपी करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, और इसको मैं अलग से सेल में लिखता हूँ, ठीक है, इसको दोबारा से वैसे ही करता हूँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ ट्राई करता हूँ, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ देखिएगा सारे, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, शुरू की क्लासेस में, आई थिंक 3rd या 4th क्लास थी। मैंने इसको रन किया और लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 5.7, सही है, फ्लोट है। एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बोल रहा है दोबारा से, जी भाई, दोबारा से इसने एरर दे दिया, और दोबारा क्या एरर दिया, वैल्यू एरर। क्यों दिया? हाँ, फ्लोट जो है डायरेक्टली इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं होता। देखें, याद रखें, जब भी हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना, ये हमने देखा था प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर, जब भी हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में उठाता है, वैल्यू को यूज़र की स्ट्रिंग में उठाता है। तो ऑल्दो मैंने 5.7 लिखा, लेकिन वो 5.7 जो अंदर गया इनपुट के पास, वो किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है। तो मैं दोबारा स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटीजर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखें ना, ये बात अभी हमने यही डिस्कस किया था ना, कि जब मैं हेलो लिख रहा था तो हेलो तो वो तो बनेगा ही स्ट्रिंग, लेकिन मैं उस स्ट्रिंग को भी किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, इंटीजर में, जो कि इम्पॉसिबल था। लेकिन अब नंबर डाला फ्लोट, ठीक है, और फ्लोट को क्या किया उसने, फ्लोट नंबर तो मैंने डाला, लेकिन वो इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है, उसको स्ट्रिंग बना के अंदर इंटेक करती है, ठीक है, इनपुट लेती है। तो वो स्ट्रिंग को दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे दोबारा एरर मिल गया, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको दोबारा से रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अभी 8 लिखता हूँ, ठीक है, सही है, 8 तक सही चला। सेकंड नंबर मुझसे बोल रहा है, सेकंड नंबर मैं लेट सपोज स्ट्रिंग लिख देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो क्या किया उसने, दोबारा से उस नंबर को, उस मैसेज को मुझे प्रिंट करवा दिया। समझ रहे थोड़ा सा कि हमारा ये क्या है, थोड़ा प्रोग्राम डायनेमिक हो चुका है। उसको जहाँ भी एरर मिलेगा फ़ौरन क्या करेगा, भागकर इस लाइन पर आ जाएगा, ठीक है, मूव करके फ़ौरन से इस लाइन पर आ जाएगा, भले उसको कहीं भी एरर मिले, फर्स्ट लाइन में मिले, सेकंड लाइन में मिले, मतलब कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको एरर मिलेगा, वैल्यू एरर, वो आ जाएगा हमारे पास इधर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई कुछ और एरर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, बूलियन, बूलियन ट्राई करते हैं। लेट सपोज मैं बोलता हूँ ट्रू, ठीक है, तो ट्रू को भी क्या बना के लेके जा रहा है भाई, देखें ना भाई, जब भी हम इंटर करते हैं कुछ भी चीज़, वो किस तरह इनपुट लेता है, स्ट्रिंग बना के लेता है। हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे किस में, इनपुट, अगर हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर, तो हमें दोबारा क्या मिलने वाला है, वैल्यू एरर मिलने वाला है। मतलब हमारा हर तरीके से वैल्यू एरर क्या कर रहा है, हैंडल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं असल में चाहता आपको ना एक्सेप्ट को एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ करके दिखाऊं, तो फ़िलहाल ऐसा मुझे कोई केस मिला नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, यहाँ देखिएगा भाई सारे, हम इस एक्सेप्ट को ना एक से ज़्यादा मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर सकते हैं। कैसे करूँगा, अब मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही है, मैं क्या करता हूँ, देखें भाई, मैं ना यहाँ से यूज़र से 2 इनपुट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र से 2 इनपुट ले लेता हूँ, सिंपल इंटीजर वाले, ठीक है, और उनको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, उनको डिवाइड करता हूँ। अगर वो नॉर्मल नंबर्स हैं भाई, सारे सर नीचे क्यों झुके हुए हैं सारे,
अरसलान राहुल, समझ आ रही है? निवियान, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यूज़र से 2 इनपुट लेता हूँ, सही है, उनको मैं डिवाइड करता हूँ, num1 डिवाइडेड बाई num2। यूज़र सपोज करें पहले सही नंबर इंटर कर रहा है, जैसे पहले 10 दे दिया फिर 5 दे दिया, सही से डिवीजन हो जाएगी, सही से डिवीजन हो जाएगी ना भाई। लेकिन यूज़र ने फर्स्ट टाइम नंबर दिया लेट सपोज 10 और num2 में उसने दिया क्या 0। अब जब उनको डिवाइड करने लगेगा पाइथन तो उसको क्या मिलेगा, डिवीजन 0 एरर मिलेगा। अभी जब ऊपर देख कर आए 0 डिवीजन एरर, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, हमारा ये जो एक्सेप्ट वाला केस है क्या वो 0 डिवीजन एरर को अभी हैंडल कर रहा है, नहीं कर रहा। देखें अभी हमने उसको सिर्फ वैल्यू एरर को हैंडल करने पे लगाया हुआ है। अभी हमने अपने जो एक्सेप्ट मेथड एक्सेप्ट स्टेटमेंट है उसको सिर्फ वैल्यू एरर वाले एरर को हैंडल करने पे लगाया हुआ है। तो जब मैं इसको डिवीजन वाला काम करवाऊंगा ना, 0 डिवीजन एरर आएगा, वो वहाँ पे फट जाएगा। फिर से करके देखते हैं इसको, ठीक है। मैं प्लस वाली चीज़ फिलहाल हटाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या करो, इसको डिवाइड करो। मैं बोलता हूँ डिवीजन नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और बोलता हूँ num1 डिवाइडेड बाय num2, सही है भाई। और डिवीजन को कर देता हूँ प्रिंट, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं असल में एक्सेप्ट को एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ करके दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और अब की मरतबा क्या करूँगा, मैं सिर्फ सिंपल इंटीजर्स इंटर करूँगा। तो लेट सपोज मैंने लिखा 12, ठीक है, और मैंने लिख दिया 6, तो आंसर क्या मिलेगा भाई, मुझे 2 मिलेगा। और 2.0 क्यों मिल रहा है, चूँकि हम इसको पढ़ चुके हैं भाई, हमने सिंगल ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, डबल यूज़ करते तो हमें फिर इंटीजर मिलता, ठीक है। यहाँ तक सब पहुँच गए, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, और मैं लेट सपोज बोलता हूँ 100, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इसको 0, आ गया डिवीजन बाय 0 एरर, 0 डिवीजन एरर आया नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि भाई मैंने एक्सेप्ट के अंदर इस वाले एरर को तो हैंडल किया ही नहीं है मैंने अभी तक। ये बात समझ आ रही है? मतलब हमें हर तरह के एरर को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। वो सारे इस तरह के एरर हो सकते हैं, हमें वो बारी बारी करके डिबग करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो एक ये एरर हो सकता है जो मेरा इस वैल्यू एरर लगे होने के बावजूद भी आ सकता है। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिख लूँगा, मसला नहीं है। बोलूँगा अच्छा भाई एक्सेप्ट करो इस एरर को, जब ये तुम्हें एरर मिले तो क्या करो, फिर से एक मैसेज प्रिंट कर दो, सॉरी डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, सही है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा एरर भी हैंडल कर लिया यहाँ पर। अब इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद मैं बोलता हूँ 100 और 0, ठीक है। तो देखें मुझे मैसेज मिल गया, मैसेज मिल गया भाई। समझ आ रहा है सबको किस तरीके से एरर हैंडलिंग हो रही है? तो हमें ये जो, अगर हम बारी बारी हर एरर को डिबग करके हैंडल करवाना चाह रहे हैं ना, तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, बारी बारी एक्सेप्ट की स्टेटमेंट्स हमें लिखनी पड़ेंगी और हमें वो सारे केसेस पता होने चाहिए जहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, ठीक है। अभी हमने फिलहाल इसके 2 केसेस देखें। अगर हम इसको थोड़ा सा बैठ के माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो और भी हमें इसमें एरर्स मिल सकते हैं, जिसको हम फर्दर एक्सेप्ट की मदद से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब बारी बारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखें, हम इस ट्राई एक्सेप्ट के साथ ना एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है एल्स और एक होता है फाइनली, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इस ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पहले मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक के क्लियर है कि अभी मैंने फ़िलहाल 2 मेरे माइंड में ये एरर्स आ रहे थे, मैंने इन दोनों को हैंडल कर लिया। लेकिन लाजमी नहीं कि सिर्फ ये 2 ही एरर हों, हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हर तरह से मतलब 2 से ज़्यादा एरर भी उसमें पाए जा सकते हों। तो हम क्या करेंगे, तमाम एरर्स को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे और मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, एल्स पे चलते हैं। अब देखें होता क्या है, अगर मैं एल्स की स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो एल्स की स्टेटमेंट बेसिकली हमें ये बताती है कि अगर उसको कोई एरर नहीं मिला, अगर पाइथन को रन टाइम पर या किसी चीज़ को ट्राई करते हुए एरर नहीं मिला, ठीक है, तो क्या वो ये मैसेज प्रिंट करेगा मेरा फर्स्ट एक्सेप्ट को वाला? भाई दोबारा समझें, मैंने फॉर एग्जांपल नंबर इनपुट किया और 2 सही नंबर इनपुट कर दिए,
डिवीजन पॉसिबल हो गई, उसने मुझे आंसर दे दिया। तो भाई ट्राई वाला तो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ना तो वैल्यू एरर मिला और ना ही उसको ज़ीरो डिवीजन एरर मिला, ऐसा ही है। तो क्या होगा जब उसको कोई भी एरर नहीं मिलता ना, तो वो आता है कहाँ पर, ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहाँ आता है, एल्स में आता है। मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो यहाँ पर आके, गुड, नो एरर फाउंड। ठीक है, क्या करो, पहले तुम ये करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ सही सही एग्जीक्यूट होती हुई मिल जाए और ना तो ये वाला एरर मिले और ना ही ये एरर मिले, ठीक है, तो क्या करो, एल्स में आओ। जब ख़त्म होने लगेगा ना प्रोग्राम हमारा, तो वो क्या करेगा, हमारे इस मैसेज को प्रिंट करवा देगा। समझ आ रही है बात? जी भाई, क्लियर है निव्यान, एहसन, अरसलान? हाँ भाई उवैस, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपकी मर्तबा बिल्कुल सही सही नंबर दूंगा। लेट्स मैं बोलता हूँ 50 और 10। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले तो मुझे ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देगा और एंड में आके ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देगा ये। ठीक है, इसको रन करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने देखे पहले मुझे सम प्रिंट करके दे दिया, सॉरी सम नहीं होना चाहिए था, ये डिवीज़न होना चाहिए था, माय बैड। ठीक है, डिवीज़न होना चाहिए था। और उसने क्या किया, एंड में आकर मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। क्या हुआ, मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर उसको एरर नहीं मिलता और अगर हमने उसमें एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो एल्स स्टेटमेंट को वो लाजमी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कब करेगा, अगर कोई भी एरर उसको नहीं मिले। ठीक है, अगर कोई भी एरर नहीं मिले तो वो क्या कर देगा, फिर ट्राई वाली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? एक लास्ट चीज़ है इसके अंदर, फाइनली में क्या होता है, फाइनली के अंदर इस तरह से होता है कि भाई अगर हम कोई चाह रहे हैं, मतलब वो ये समझ लें, जब हम अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में शायद पढ़ेंगे हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे, टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को राइट करना सीखेंगे। ठीक है, TXT फाइल होती है ना भाई, सबको पता होगा TXT फाइल, जिस तरह हम वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, वर्ड के अंदर हम कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .docx होती है। ठीक है, इसी तरह एक फ़ाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .txt होती है। तो हम उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, या हो सकता है कि उसके आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। और CSV फाइल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जेसन फाइल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल इस मॉड्यूल के लास्ट टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हम फाइनली वाली स्टेटमेंट को ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनली स्टेटमेंट किस तरह यूज़ होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हमारा सारा काम एग्जीक्यूट हो जाता है ना, तो फिर हमारे ऊपर होता है हम एल्स का यूज़ करें या क्या यूज़ करें, फाइनली यूज़ करें। ठीक है, अगर हम एल्स भी यूज़ करते हैं, फाइनली भी यूज़ करते हैं, तो क्या होगा भाई, दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन कब होंगी, अगर कोई एरर नहीं मिलता। ये दोनों स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती हैं, जब हमें कोई एरर नहीं मिलता। सही है, तो एल्स भी यूज़ कर सकते हैं और फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो दोनों को भी एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। सही है, लेकिन यूज़ नहीं किया जाता, मतलब अगर आप दोनों ही स्टेटमेंट से बस ये शो कराना चाह रहे हैं कि भाई नो एरर इज़ फाउंड, और दोनों स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ भाई एल्स भी यूज़ कर लिया मैंने और फाइनली भी कर लिया। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पर आओ, फाइनली लिखो और ये प्रिंट कर दो, मैसेज एज इट इज़ प्रिंट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, अब मेरे पास ये दोनों एल्स भी चलेगा और फाइनली भी चलेगा। ठीक है, दोनों के दोनों लाइंस क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी और मुझे मैसेज मिल जाएगा। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, लेट्स सपोज बोलता हूँ 50 और यहाँ बोलता हूँ 5। तो क्या हुआ, पहले मेरे पास एल्स की स्टेटमेंट चली और सेकंड कौन सी चली, फाइनली चली। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि भाई एल्स और फाइनली दो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों को या दोनों में से किसी एक को। कब, अगर हमारे पास कोई एरर ना आए और हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो, उस कंडीशन में हम ये यूज़ कर सकते हैं। सही है भाई, सबको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा भाई,
अब ये तो हो गया, हमने बारी बारी क्या किया, तमाम एरर्स को देखा और उसको एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट में लिख दिया। सही है, यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं भाई? यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ, जब वेब स्क्रैपिंग करते हैं ना, या कोई ऑटोमेशन टूल बना रहे हैं सिलेनियम यूज़ करते हुए, और हम मतलब रन टाइम पे ब्राउज़र से या किसी वेबसाइट से डेटा लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत किस्म के एरर्स होते हैं। कभी टाइम आउट एरर होता है, कभी टाइम आउट एक्सेप्शन होता है, ठीक है, कभी जो उसको XML का एरर मिल रहा है, कभी उसको HTML का एरर मिल रहा है कि उसको जो चीज़ हम टारगेट कर रहे हैं वो उसको नहीं मिल रही। मतलब बहुत सारे बंच ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है। मतलब इतने एरर्स होते हैं कि उसको समझने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी लंबी लेक्चर्स चाहिए उसको समझने के लिए, बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं। अब क्या हम उन तमाम एरर्स को पहले डिबग करेंगे और फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसा कोई डायनेमिक तरीका है? मतलब हम ये चाह रहे हैं कि भाई जब एरर आए ना, जब भी कोई एरर आए हमें पता चल जाए कि भाई ये वाला एरर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जब हम, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ, अगर किसी ने JS पढ़ी है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है JS का, तो होता क्या है, जो JS जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं ना, वो समटाइम्स क्या करती हैं, वो लोड होने में टाइम ले रही होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने कोई वेबसाइट खोली फ़ौरन से डेटा सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर क्रिप्टो की बात करें ना, क्रिप्टो बेस हो गई या हमारी स्टॉक की वेबसाइट्स हो गई, ये क्या होती है, इनमें डायनेमिकली डेटा आ रहा होता है, कंटिन्यूसली डेटा, और जो स्टॉक्स के रेट्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। कंपेयर टू अगर विकीपीडिया खोल के बैठ जाऊँ, उसमें जो चीज़ लिखी है वो लिखी हुई मौजूद है, उसमें कोई ऐसी स्टेट्स मौजूद नहीं है जो रन टाइम पे या लाइव चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होता ना। तो लाइव चेंज होने वाली चीज़ें होती हैं वो जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो रही होती हैं। तो लेट सपोज मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी जो क्या कर रही है, क्रिप्टो की वेबसाइट से जाके BTC की, बिटकॉइन की प्राइस लेकर आ रही है। अब लेकिन जैसी मैंने वेबसाइट खोली ना, तो वेबसाइट खोलते ही क्या होगा, कुछ सेकंड्स या कुछ मिली सेकंड्स लगते हैं जावा स्क्रिप्ट को लोड होने में। लेकिन मैंने जब अपना प्रोग्राम लिखा, उसको मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने कहा भाई तुम ब्राउज़र ओपन करो और डायरेक्ट जाके इस एलिमेंट, इस HTML टैग को टारगेट करो। लेट सपोज वो H1 के अंदर लिखा हुआ है, और उससे डेटा उठाओ। टेक्निकल तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, अगर मुश्किल हो रही तो ये समझ लें कि जब हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं ना, तो उसमें ये, चूँकि मैंने कि इसका थोड़ा सा आइडिया है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हम कोई भी वेबसाइट को टारगेट करके डेटा उठाना चाह रहे हैं ना, तो अगर मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ उसमें कोई डिले नहीं लगाया हुआ, मतलब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, चूँकि देखें होता क्या है, जब ये पाइथन प्रोग्राम चलना स्टार्ट करेगा ना, तो ट्राई के बाद फ़ौरन क्या करेगा, num1 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद किसको एग्जीक्यूट करेगा, num2 को एग्जीक्यूट करेगा। कोई डिले नहीं करता, मतलब जैसे ही मैंने num1 में एंटर किया, वो मुझसे फ़ौरन से num2 पूछेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ देर वेट करे ये, तो मैं इस पर 10 सेकंड का टाइम लगा सकता हूँ कि भाई 10 सेकंड वेट करो फिर num2 लो। बात समझ आ रही है? तो जब वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, हमें ये एरर्स बहुत सारे मिलते हैं कि हम डायरेक्ट जब कोड लिख देते हैं ना, कोई डिले नहीं लगाते, तो प्रोग्राम क्रैश होता है और उसमें बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अब हम बैठकर सारे बारी बारी एरर्स को हैंडल नहीं करते, हम एक जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं और उस जनरल स्टेटमेंट की मदद से क्या करते हैं, उस एरर का आइडिया कर लेते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ दोबारा से क्या मैंने कहा है, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया भाई, देखें मैंने जो है ना वो सारा का सारा कोड दोबारा से लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा एक्सेप्ट की, मैं बोलूँगा एक्सेप्ट, और यहाँ पे लिखूँगा एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, और प्रिंट कर दूँगा ई, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। बस मैंने एक एक्सेप्ट की स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू एरर चेक करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास भाई वैल्यू एरर आ रहा था ना, सबसे पहले देखा होगा आप लोगों ने। मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ हेलो, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, मुझे वो एरर लाकर दिखा रहा है, ठीक है, वो एरर ला के दिखा रहा है। लेकिन ये एरर कौन सा लेकर आ रहा है, ये एरर कौन सा लेकर आ रहा है भाई, सारे यहाँ देख लें, देखें। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, रन करते हुए मैं इसको बोलता हूँ हेलो, ठीक है। देखें मैंने ये वैल्यू एरर उठा के लगाया था, ठीक है। लेकिन अब की मर्तबा क्या करें, जब मैं एक जनरल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा ना, तो मुझे वो ये वाली चीज़ दिखाएगा, ठीक है। ये देखें इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, यहाँ पे भी क्या कर रहा है वो, इनवैलिड लिटरल
फॉर इंटीजर विद बेस 10 हेलो करके दिखा रहा है, ठीक है। ये दी एरर मेरे पास से आ रहा है, ये देखें, ये मैंने लिखा ना दी एरर, ये मेरा वाला पार्ट है। ई में सिर्फ क्या आ रहा है आपके पास, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 हेलो, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है सबको मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अगर हमें कोई जनरल एरर लगाना है, क्यों, जो क्या करे, जो आपके हर एरर को दिखा सके, ठीक है। अब देखें वो आपको ये तो नहीं दिखा रहा कि वैल्यू एरर है आपका ये, लेकिन आपको क्या दिखा रहा है, ये उसके राइट साइड वाला पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको गूगल पर सर्च कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये किस टाइप का एरर है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। मैंने यहाँ पर इस लाइन पे देखें, ये जो मैंने लिखा है ना एक्सेप्ट एक्सेप्शन इज ई, ये एक्सेप्शन क्या करेगा, आपके हर तरह के एरर को हैंडल कर लेगा। अभी ये कौन सा एरर आया एक्चुअली, ये वैल्यू एरर आया। ये कौन सा एरर आया, वैल्यू एरर आया। तो हमने क्या किया, हमने उस एरर को दिखा दिया, ठीक है। वो एरर लेकिन इस तरह से करके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस पर वो ज़ीरो वाला एरर लेकर आऊँ, ठीक है, अगर मैं इस पर ज़ीरो वाला एरर लेकर आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मैं इसको लिखता हूँ 10 और मैं इसको लिखता हूँ 0, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, दी एरर इज़ डिवीजन बाय 0, मतलब मेरे पास ये क्या दे रहा है, ये राइट साइड वाली वो दे रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ यहाँ पर तो देखिए मेरे पास ये राइट साइड पे जो मैसेज आ रहा होता है ना, मुझे ये वाली चीज़ दिखाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई वाली पार्ट के अंदर मुझे क्या दिखाएगा भाई, वो जो एरर का राइट साइड वाला पार्ट होता है वो दिखाएगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब दो तरीके हैं, ठीक है, इसको यूज़ करने के। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे बारी बारी हर एरर को हैंडल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपना कोई मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई एरर्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, मैं कहाँ तक बैठ के इनको डिबग करूँगा, कहाँ तक बैठ के सारे एरर्स को बारी बारी मेंशन करूँगा, तो आप ये एक जनरल स्टेटमेंट यूज़ कर लें और जनरल स्टेटमेंट यूज़ करके जो भी आपका एरर आ रहा है ना उसको प्रिंट करवा लें, ठीक है। अब जो भी एरर आएगा ना, देखें लेट सपोज यहाँ पे आया, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको रन किया था तो एरर दिखा रहा था ये वाला। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करके मैं गूगल पर आके सर्च कर लूँगा कि क्या एरर आ रहा है भाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये बता देगा कि भाई आपका किस तरह का एरर आ रहा है। यहाँ देखिए सारे स्क्रीन पर मैंने क्या किया, जो मैंने एक जनरल एरर लगाया था, पहले यहाँ देखें सारे, मैंने एक जनरल एरर लगाया था यहाँ पर, ठीक है। मुझे नहीं पता कि भाई ये वैल्यू एरर है या कोई ये इंटीजर एरर आ रहा है या ये डिवीजन बाय 0 का एरर आ रहा है। बस मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पार्ट को कॉपी किया, चूँकि भाई दी एरर इस तो मेरा खुद का लिखा हुआ है ना, ये जो पीछे वाला पार्ट है तो मैंने खुद लिखा है, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कॉपी करके गूगल पे आया, इसको मैंने सर्च किया, ठीक है। तो क्या बता रहा है मुझे ये कि भाई ये किस टाइप का एरर आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। अब जब भी वैल्यू एरर आएगा ना आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा भाई हो सकता है कि हमने यहाँ पे क्या गलती की हो कि इंटीजर की जगह हमने स्ट्रिंग डाल दी हो या फ्लोट डाल दिया हो, ठीक है। तो बात समझ आ रही है। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप इसको जनरलाइज एरर के तौर पे यूज़ करें या बारी बारी हर एरर को खुद से हैंडल करें, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, ये क्लियर है सबको, कोई मसला इसमें जी। और इसके बाद फिर हम दोबारा से एल्स और फाइनली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि अगर कोई एरर ना आए तो उसमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे एल्स या फाइनली स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। हाँ भाई, अब क्वेश्चन बताएं जी। हाँ ना, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई चीज़ जल्दी डिलीवर करनी है क्लाइंट को, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि भाई अब हर एरर को बैठ के बारी बारी डिबग करें एक्सेप्ट के अंदर, फिर ई क्यों लिखा, असल में ये जो ना एलियस इसके लाते हैं, डेटाबेस पढ़ा है, डेटाबेस सीक्वल वगैरह पढ़ी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, उसमें ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एलियसिस का, ठीक है। एलियसिस में ये करते हैं, हम किसी चीज़ का ना शॉर्ट हैंड नेम दे देते हैं, मतलब शॉर्ट नेम दे देते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम पांडास पढ़ेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं, हम बोलते हैं इंपोर्ट पांडास SPD, ASPD, मतलब उस चीज़ को हम शॉर्टकट करके आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस एक्सेप्शन को भी अगर यहाँ लिखेंगे ना, इस एक्सेप्शन को उठा के इस ई में लिखेंगे तो जब भी ये काम करेगा, लेकिन असल में इतनी बड़ी सी वो है ना, इतना बड़ा सा वर्ड है, तो प्रीफर क्या किया था, आप उसको सिंपल ई से लिख लें। अब आप इसको कहीं भी आगे ई करके यूज़ करेंगे ना, आपको एरर पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है। तो मतलब क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं किया,
मैंने उस एक्सेप्शन को एक सिंपल सा ई नाम दे दिया, उसको नया नाम रख दिया ई करके, बस फिर आप आगे ई का यूज़ करें, आपको वो एरर मिल जाएगा। यानी ई के अंदर कोई भी नाम लिख सकते हैं। हाँ ए लिख लें, अपना नाम लिख लें, जो आपकी मर्ज़ी, वो एरर आपके फिर उसी चीज़ में आ रहा होगा जो आपने लिखा हुआ है एस के बाद। ठीक है भाई, यहाँ पे सबको क्लियर है? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कन्फ्यूजन? जी टाइम क्या हो रहा है? 36 हो रहे हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ, वरना फिर आप लोगों को प्रैक्टिस कर देता हूँ इसकी। पहले क्वेश्चन देख लूँ मैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभी हमारे पास तकरीबन है 23 मिनट्स तकरीबन। मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? फिर मैं एक साथ ही दोनों की प्रैक्टिस दे दूँगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए कहा ना, तो फिर सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो तकरीबन हम 10 मिनट्स और करते हैं इसको, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, न्यू टॉपिक है हमारा ये, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिस पर आ जाएंगे। जी एरर हैंडलिंग पूरा होता है। बस एरर हैंडलिंग यही है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जब भी कोई कोड लिखना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम फिर उसको इस तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं अगर आपने एरर को हैंडल करना हो, ठीक है? सही है भाई। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हमारा न्यू टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और इसको पढ़ने से पहले आपको लिस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप लोग अच्छे से जानते होंगे उसको। अच्छे बच्चे हैं सारे। अच्छा भाई, अब सारे यहाँ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। नमपाई पांडास आई थिंक, पांडास के अंदर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, सही है? तो यहाँ पे सारे समझिएगा गौर से कि किस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन काम करता है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा भाई, सबने लिस्ट पढ़ी हुई है ना? क्या होती है लिस्ट? सबसे पहले तो हम लिस्ट के अंदर किस तरह के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, लिस्ट के अंदर किस तरह का डेटा टाइप आ सकती है? सारे डेटा टाइप्स आ सकते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, डिक्शनरी है, एक और लिस्ट भी आ सकती है, सही है? हमने इसको पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, लिस्ट पे क्या होता है, लिस्ट पे कुछ मेथड्स हमने देखे थे, ठीक है? जैसे अपेंड हो गया, जो क्या करता था, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करता था, एंड में जाके लेकिन ऐड करता था। इंसर्ट था, डॉट इंसर्ट, ठीक है? डॉट इंसर्ट क्या करता था, डॉट इंसर्ट इंडेक्स के अगेंस्ट हमारी वैल्यू को ले जाकर वहाँ पे ऐड कर दिया करता था, ठीक है? इसके अलावा हमने डॉट रिमूव देखा था, डॉट रिमूव क्या करता था, वैल्यू को रिमूव कर दिया करता था, ठीक है? इसके अलावा हमने डेल का फंक्शन देखा था, डेल करके, ठीक है? डेल का कीवर्ड देखा था, जो क्या करता था, हमारी लिस्ट में से वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया करता था। इसके अलावा डॉट इंडेक्स देखा था, डॉट काउंट देखा था, डॉट पॉप देखा था, ठीक है? और क्या क्या था, डॉट एक्सटेंड देखा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है? अच्छा, हमने क्या किया था कि भाई वहाँ पे प्रॉपर लिस्ट को हमने लूप की मदद से पढ़ा था, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर ना, वो जो हम कभी 4-5 लाइन का कोड लिखा करते थे ना, वो सारा का सारा कोड अब सिमट के एक ही लाइन में आ जाएगा। मतलब हम लिस्ट भी एक लाइन पे बनाएंगे, लिस्ट में लूप भी उसी लाइन में चलाएंगे, अगर कंडीशन चेक करनी है वो भी उसी लाइन में चेक होगी, ये पूरी एक लाइन पर काम हो रहा है, ठीक है? बात समझ आ रही है यहाँ पे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पहले हम लिस्ट बनाया करते थे अलग से एम्प्टी, लूप चला के उसमें वैल्यूज़ को अपेंड करवाते थे, कंडीशन चेक करते थे, ठीक है? मतलब 5-6 लाइन का जो कोड हुआ करता था ना, अब वो सारा कोड सिमट कर किस में आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। लूप चलेगा वो भी इसी लाइन पर, लिस्ट भी इसी लाइन पर बनेगी, कंडीशन भी इसी लाइन पर चेक होगी, ठीक है? और हमारा काम भी सारा इसी लाइन पर हो रहा होगा, ठीक है?
पहले हम इसका एक जनरल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट का नाम आ जाता है हमारा, ठीक है, जो भी हमने लिस्ट का नाम देना है। फिर हमारे ब्रैकेट्स होते हैं लिस्ट वाले, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कोई एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद हम यहाँ पे लूप चला सकते हैं, ठीक है। इन रेंज करके जो भी हमें नंबर देना हो यहाँ पे हम उस नंबर को लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ कंडीशन, फिर आगे जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी उसको हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है भाई। तो ज़रा यहाँ देख लें। अब इसके अगर मैं आपको बताऊँ ना, इसके दो पार्ट्स हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बताता हूँ मैं थोड़ी देर में क्या होती है। एक्सप्रेशन असल में हमारा जो होता है ना वो आउटपुट तरह का होता है कि मतलब हमने क्या काम करवा के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारी आएगी, फिर क्या आएगा, हमारा लूप चलेगा, और फिर हमारी क्या होगी, कंडीशन चेक। ये सीक्वेंस याद रखनी है सबने, ये सीक्वेंस याद रखनी है कि भाई हमने जो भी लिस्ट में काम करवाना है वो कहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा। एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी है ना, सबसे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जो भी मैंने लिस्ट पे काम करवाना है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, सही है। फिर मेरा अगर मुझे लूप चलाना है तो लूप कहाँ चलेगा मेरे पास, ये सेकंड नंबर पे चलेगा। मतलब सेकंड सीक्वेंस क्या है भाई, हमारी लूप वाली स्टेटमेंट आएगी। और अगर मुझे फिर कोई कंडीशन चेक करनी है, फिर मेरी कंडीशन यहाँ पर चेक होगी। मेरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर चेक होगी, सही है। तीन पार्ट्स हैं, एक्सप्रेशन है, लूप है, और फिर मेरी कंडीशन वाला पार्ट है। कंडीशन में हम यहाँ पे कंडीशन हम यहाँ पे लास्ट में चेक करेंगे, सही है भाई। सबको क्लियर है इतना। अब इसका बेसिक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम। तो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास इसका मौजूद है, ठीक है भाई। हमसे बोला जा रहा है कि भाई एक नंबर, एक लिस्ट प्रिंट करें जिसके अंदर 1 से 10 तक के एलिमेंट्स मौजूद हों, ठीक है। क्या हो, 1 से 10 तक के एलिमेंट्स मौजूद हो। ये सबको समझ आ रही है। एक सिंपल लिस्ट बनानी है कॉम्प्रीहेंशन की मदद से, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से। और उस लिस्ट में कितने नंबर्स होने चाहिए भाई, सिंपल 1 से 10 तक के नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा काम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सिंटेक्स आपने याद रखना है। लिस्ट का नेम हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल नंबर्स लिख लेता हूँ फिलहाल। तो मैंने लिस्ट का नेम लिख लिया। इक्वल्स टू के बाद क्या करूँगा भाई मैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। मैंने क्या यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मुझे कहाँ से कहाँ तक नंबर्स जनरेट करने हैं, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के मुझे नंबर्स जनरेट करने हैं, ठीक है। और नंबर्स जनरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं भाई, लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं लूप का यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लूप यहाँ पे लिखता हूँ। तो किस तरह लिखूँगा मैं, फॉर नंबर या n लिख लें, i लिख लें, जो आपकी मर्ज़ी। मैं फ़िलहाल नंबर लिख रहा हूँ, फॉर नंबर इन रेंज। और रेंज में क्या लिखूँगा भाई मैं, 1 से 11। शाबाश, ज़बरदस्त, 1 से 11। क्या मैं डायरेक्ट 11 लिख सकता था मैं यहाँ पर जी? अगर चले, अगर मैं 11 लिखता तो क्या होता, डायरेक्ट अगर रेंज में 11 लिखता तो क्या मुझे मिलता आंसर, 0 से 10 तक। मुझे 0 नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है, मुझे 0 नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे 1 से लेके 11 तक चाहिए, तो इसलिए मैं 1 को 11 तक, 1 से लेके 11 तक लिखूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें सारे, मैंने क्या किया, मैंने इतना वाला पार्ट यहाँ पे अपने पास लिस्ट के अंदर करके लिख दिया। यहाँ तक सबको समझ आ रही है। ये जो सेंटर वाला पार्ट था, सेंटर वाला पार्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मतलब लूप मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने कहा था कि भाई मुझे जो भी उस लिस्ट में स्टोर करवाना है, जो भी मुझे एक चीज़ उस लिस्ट में स्टोर करवानी है, उसको मैं कहाँ लिखूँगा, एक्सप्रेशन में लिखूँगा। कहाँ लिखूँगा, एक्सप्रेशन में लिखूँगा, ठीक है। तो मुझे बताएं कि मुझे क्या लिस्ट में स्टोर करना है अभी फ़िलहाल। एग्जैक्टली, नंबर्स 1 से 10 तक के। और वो नंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास, मैंने देखे लूप लगाया ना, लूप लिखा, तो मेरे पास वो नंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं, नंबर में इटसेल्फ आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लूप से पहले आऊँगा और यहाँ पे आके नंबर लिख दूँगा, सिंपल। ये बात समझ आ रही है। क्या हुआ है कि मैंने जो भी लिस्ट में स्टोर करवाना है ना, उसको मैं क्या करूँगा, सबसे स्टार्ट में लिखूँगा,
ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं अगली लाइन पे क्या करता हूँ, इसको नंबर्स को प्रिंट भी कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं और देखें भाई हमें क्या मिल गई, 1 से लेके 10 तक की लिस्ट मिल चुकी है। थोड़ी सी बात समझ आ रही है जी भाई, आ रही है समझ? तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक ही लाइन में सारा काम हो चुका है। ठीक है, अच्छा भाई थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा सा एक और लेवल ऊपर लेके चलते हैं। अब ये नंबर तो मैंने प्रिंट करवा दिए, मैं बोलता हूँ कि भाई क्या करें, जो नंबर आ रहे हैं ना उनका स्क्वायर करें, मतलब स्क्वायर बना के नंबर को लिस्ट में स्टोर करवाएं। समझ आ रही है सबको? अभी सिंपल 1 से 10 तक नंबर आ गए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नंबर्स नहीं आए, क्या है उनका स्क्वायर आए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। मैं चाह रहा हूँ जो नंबर्स आ रहे हैं नंबर्स ना आए, उनका स्क्वायर आए। तो मैं कहाँ पे चेंज करूँगा जी भाई, जो सारे बताएं अगर समझ आ रही है तो। हाँ, मैं कहाँ पर जाके चेंज करूँगा भाई, एक्सप्रेशन वाले पार्ट में चेंज करूँगा। मैंने ये बताया था ना कि मैंने जो भी लिस्ट में स्टोर करवाना है उसको मैं कहाँ पे लिखूँगा, एक्सप्रेशन वाली चीज़ में लिखूँगा। और एक्सप्रेशन कहाँ होती है, सबसे पहले लिखी जाती है, मतलब ब्रैकेट्स स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद लिखी जाती है। तो मैंने नंबर तो यहाँ पे लिखे रहने दिया, लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, डबल स्टेरिक्स करके 2 लगा दूँगा। ठीक है, तो मैंने डबल स्टेरिक्स यूज़ किया और 2 लगा दिया, बस इतना सा काम करना था। और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्क्वायर का। ठीक है, मैं बोलता हूँ स्क्वायर्स। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। सही है भाई, सबको यहाँ तक क्लियर है? एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें मुझे क्या मिल गए, सबके स्क्वायर्स मिल गए। क्या मिल गए, सबके स्क्वायर्स मिल गए। सब पहुँच गए यहाँ तक, क्लियर है? एक और लेवल ऊपर चलते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई 1 से 100 तक के नंबर्स प्रिंट करवाओ। ठीक है, क्या करो, 1 से 100 तक के नंबर्स जनरेट करो, लेकिन उनमें से सिर्फ कौन से नंबर्स आए, ऑड नंबर्स आए। उनमें से सिर्फ कौन से नंबर्स मुझे मिले लिस्ट में, ऑड नंबर्स मिले। अब कंडीशन भी आ रही है, सही है? अब क्या हो रहा है हमारे पास, कंडीशन भी आ रही है कि मुझे कौन से नंबर स्टोर करने हैं लिस्ट के अंदर, ऑड नंबर्स। ठीक है, मतलब कंडीशन चेक होगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि इवन है या ऑड आ रहे हैं। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को दोबारा से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 101। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, अभी स्क्वायर वाली चीज़ सिंपल नंबर लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई अब ज़रा अगर मेरी स्टेटमेंट देखें तो उसमें मैंने क्या कहा था, हम कंडीशन कहाँ चेक करते हैं भाई, सबसे एंड में। ठीक है, लूप के बाद हमारी कंडीशन वाला पार्ट आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लूप के बाद स्पेस दिया और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंडीशन चेक करूँगा। सही है, तो क्या लिखूँ मैं सबसे पहले, इफ़। चले भाई, इफ़ तो आ गया। अब हाँ, अब मैं क्या लिखूँगा भाई, नंबर लिखूँगा। क्या लिखूँगा, नंबर। ठीक है, और वो नंबर बेसिकली मेरे पास यहाँ से आ रहे होंगे। ठीक है, बारी बारी करके। तो नंबर आएगा यहाँ पर, नंबर लिखा, और मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, इवन नहीं चाहिए मुझे। कौन से चाहिए, ऑड नंबर्स चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली लेकिन पहले क्या करूँगा, नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर, क्योंकि मुझे 2 से तो चेक करवाना है ना उसको पहले। तो मैं क्या करूँगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 क्या आएगा भाई, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप चाहे स्पेस दे के लिख दें इस तरह करके, या बगैर स्पेस के आपके ऊपर है। भाई यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं, सबको समझ आ रही है? मैंने कहा था कि 1 से 100 तक काउंटिंग जनरेट करें और उसमें से सिर्फ वो वाले नंबर्स दें जो ऑड हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई क्या किया, हमने सबसे पहले लूप लिखा। लूप लिखने के बाद हमने क्या किया, ये कंडीशन लिखी हमने। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके जो भी मेरा नंबर होगा उसको मैं क्या कर दूँगा, जो भी मेरा नंबर होगा उसको क्या कर दूँगा भाई, इस लिस्ट में स्टोर करवा दूँगा। ठीक है, अब ज़रा सारे फ्लो समझे क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन है, इसको समझें। यहाँ पे सारे सबके सर ऊपर होने चाहिए। सुफियान क्यों सो रहे हो भाई? यहाँ देखो जल्दी से, 2 मिनट है बस, फिर प्रैक्टिस दूंगा मैं। देखिए सारे समझें, फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा मेरे पास। शिवाज यहाँ देखें, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा मेरे पास, तो मेरे पास ये वाली चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी ना भाई। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो मेरे पास यही वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी।
और यहाँ पर नंबर के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ होगा? 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर में क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है? 1। अब होगा क्या, पाइथन पहले इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहाँ जाएगा? वो आएगा कंडीशन पर। कहाँ पर आएगा वो? कंडीशन पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा कि क्या मेरा नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, हमने कंडीशन लगाई हुई कि हमें कौन सा नंबर चाहिए भाई? ऑड। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, हमें 0 वाली नहीं चाहिए। ठीक है, हमें उसका रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, 1 वाला चाहिए, मतलब मुझे ऑड नंबर चाहिए। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो पाइथन थर्ड नंबर पे कहाँ पर आएगा? इधर आएगा, पीछे वाली साइड पे, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी थी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर। मतलब पाइथन को मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुमने जो पहले फर्स्ट टाइम चलने पर जो तुमने नंबर जनरेट किया था ना, और तुमने उसको चेक किया कि वो नंबर ऑड है या नहीं। अगर ये ऑड हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो कहाँ पर आएगा? सबसे पहले आ जाएगा, नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, और वो नंबर को क्या कर देगा? मेरे इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। बात समझ आ रही है? और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, क्या मसला है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मेरी, तो क्या होगा? पाइथन कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एल्स लिखा ही नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने एल्स को लिखा ही नहीं है। ठीक है, मैं एल्स वाला भी बताता हूँ। एल्स वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फ़िलहाल इस तक वो रखें कि मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ इफ़ की कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर मेरा लिस्ट के अंदर जाके क्या हो जाएगा? वो नंबर ऐड हो जाएगा, और इस तरह बारी बारी चलेगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऑड नंबर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें भाई, मुझे सारे के सारे ऑड नंबर्स मिल चुके हैं। बात समझ आ रही है? अगर आप लोग इसको सिंपल वाले लिस्ट तरीके से करेंगे ना, लिस्ट के तरीके से करेंगे, तो कम से कम भी आपको इसके लिए 4 लाइंस मतलब लिखनी पड़ेंगी, 4 से 5 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का, बहुत बहुत पावरफुल तरीका है। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और सारे क्या करें, ये जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं ना, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिखे हैं, इनको एक मरतबा सिंपल तरीके से ट्राई करें और फिर इसको खुद से ट्राई करिएगा।